एक फ्रेश ग्रेजुएट्स की हायरिंग थी, ठीक है ना। हमने वॉक इन इंटरव्यू प्लान किए। हमारा होता है कि हम जो है ना वो ग्रुप हायरिंग करते हैं, ठीक है ना, फ्रेशर्स की। फिर उनकी ट्रेनिंग करते हैं और आफ्टर ट्रेनिंग जो है ना उनको आगे जॉब्स ऑफर करते हैं डिपेंडिंग ऑन असेसमेंट। तो उनमें से एक बच्चा कहता है आई वांट टू कम इन SQA। बहुत अच्छा लगा कि ये पहला बच्चा है जो अदर देन कोडिंग भी किसी डोमेन को समझता और आना चाह रहा है। अब एज अ फ्रेशर डेफिनेटली मुझे पता है मैं उससे कोई एक्सपर्ट लेवल के क्वेश्चन नहीं कर सकता। मैंने कहा बेटा SQA ये क्या होता है, आपको आइडिया है? सर ये आपने कैसा क्वेश्चन कर दिया, मैं तो अभी फ्रेशर हूँ तो मैं क्या बताऊँ इसके बारे में। आई एम अ गुड टीम प्लेयर। अच्छा, जब उनसे पूछ लें कि आपको कैसे पता है कि यू आर अ गुड टीम प्लेयर, ठीक है ना, क्योंकि टीम प्लेयर होना एक बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये बड़ी अच्छी स्किल है कि आपने इंडस्ट्री में मोस्टली टीम्स में काम करना था। सही बात है। तो बस ही मैं एक अच्छा टीम प्लेयर हूँ कि ठीक है, हो आप बताते हो कि आपने एज अ टीम आपने कहाँ पे परफॉर्म किया। अगेन इस तरह के जी अभी कौन सा इंडस्ट्री में है, जब आएंगे। अदनान भाई आप हायरिंग करते हैं माशाल्लाह, काफी अच्छे आपके ज़्यादा एम्प्लॉयज भी हैं। जो यूनिवर्सिटी बैकग्राउंड है कि फॉर एग्जांपल कोई लोग डिफरेंट यूनिवर्सिटीज पढ़ के आते हैं, तो आपका एक्सपीरियंस क्या है? 15 साल आपको गुजर चुके हैं कि यूनिवर्सिटीज कितना कंट्रीब्यूट कर रही हैं और जो ग्रेजुएट्स हैं वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के किस तरह कंपेयर करते हैं? क्या आप प्रेफर करते हैं कि भाई इस यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हो, या आप GPA देखते हो या स्किल देखते हो या यूनिवर्सिटी को नहीं देखते? इसकी क्या प्रैक्टिस इंडस्ट्री में चल रही है? अदनान साहब आपकी कंपनी है सॉफ्टवेयर अलायंस, तो सॉफ्टवेयर हाउसेस और लाहौर में और भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो आपका सॉफ्टवेयर हाउस क्या सर्विसेज ऑफर करता है, और अगर कोई स्टूडेंट या ग्रेजुएट्स हैं उनको कैसे पता चलेगा कि यार हमारे लिए कौन सा सॉफ्टवेयर हाउस बेस्ट है और कौन सा अच्छा है? क्योंकि काफी बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं। तो इस सिलसिले में आपका डिफरेंट क्यों है, क्या कर रहे हैं, और एक ओवरव्यू दे सकते हैं? हम भी हायरिंग करते हैं ना, तो डिफरेंट वे से हम ट्राई करते हैं पर्सन को जज करने की कि अगर एक बंदा हमारे पास आ रहा है तो पीछे कंपनी में वो क्या करके आ रहा है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगता है ना कि जो सोशल प्रोफाइल्स पे, प्रोफेशनल प्रोफाइल्स पे और जो सीवीज में मिसिंग होती है, ये बहुत कम लोग मेंशन करते हैं कि व्हाट यू हैव अचीव्ड ड्यूरिंग दिस। अच्छा, कि मैंने ये एक रोल तो किया है या ये प्रोजेक्ट किया है, अचीवमेंट क्या था फाइनली। कि अगर फास्ट का देखें तो फास्ट के जो ग्रेजुएट्स हैं डेफिनेटली उनका एक्सपोजर जो है ना वो एक अच्छा समझा जाता है। कमिंग 5 to 10 ईयर्स कुछ लोग मैंने देखा है कि इंटर के बाद भी सॉफ्टवेयर हाउस के साथ लिंक हो जाते हैं, एज इंटर्न ही काम करते हैं, फिर उनके साथ लगे रहते हैं। तो डिग्री कितनी मैटर करेगी आपके ख्याल में इन कमिंग 5 to 10 ईयर्स? के जरूरत उसकी है या नहीं है? इवन के कुछ क्लाइंट्स डिमांड करते हैं कि मेरा ये 12 months का प्रोजेक्ट है, हाउ यू कैन डिलीवर विद इन 2 months 3 months यूजिंग AI टूल। मैं अगर अपने सॉफ्टवेयर हाउस की एग्जांपल दूं तो हमारे पास एक सीनियर मशीन लर्निंग इंजीनियर, ही इज ऑलमोस्ट 5 years ऑफ एक्सपीरियंस नाउ। अच्छा, वो अभी अपने आई बिलीव ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट कर रहे हैं अभी वो। अच्छा, ठीक है ना। तो मीन्स कि उन्होंने शायद अपने इंटर से पहले ही, कुछ शार्प माइंड होते हैं, उन्होंने अपने इंटर से पहले ही जो उनका इंटरेस्ट था उससे रिलेटेड उन्होंने अपनी लर्निंग करना स्टार्ट की और इंडस्ट्री में किसी न किसी लेवल पे एज एन इंटर्न इन हो गए। इवन के मैं आपको बताऊं कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए स्टूडेंट, ठीक है ना, सम टाइम वो बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहे थे। तो ये इंडिविजुअल स्किल्स हैं। अदनान साहब मुझे ये बताएं कि AI जब से आई है 2022-23 में, तो सॉफ्टवेयर हाउसेस पर कितना इम्पैक्ट पड़ा है? क्या जॉब्स लेऑफ्स होंगी आगे फ्यूचर में, या आपने क्या चेंज देखा AI आने के बाद, और फ्यूचर में 5-10 साल में आप क्या देख रहे हैं? तो इसमें अक्सर करते क्या है कि एक तो वो इंडस्ट्री में जस्ट जल्दी में इन हो जाते हैं किसी भी रोल पे, फिर थोड़ी अर्से बाद रियलाइज करना शुरू करते हैं, जो कि मुझे लगता है एक अच्छी चीज है कि यार मैं तो इस डोमेन के लिए हूँ नहीं, ठीक है ना, मुझे तो उस डोमेन में जाना चाहिए। अगर तो आपने रॉन्ग डोमेन में आ गए हैं और आपको रियलाइज हो चुका है, तो मैं और हम, हमारी कंपनी भी, हम सारे इसको अप्रिशिएट करते हैं, यार ये अच्छी चीज़ है। और ये इंडस्ट्री का बड़ा आलमी है कि स्टूडेंट्स आते हैं, फ्रेशर्स हैं, उन्हें होता है कि बस इंडस्ट्री में इन हो जाए, इन हो जाए। इन होना उनको बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वो कहते हैं तनख्वाह ना मिले बस इन, बिल्कुल, वो कहते हैं बस इन हो जाए, हमारे साथ लेबल लग जाए कि वी आर नॉट फ्रेशर, हम इंटर्नशिप कर रहे हैं या जॉब ऑलरेडी इंडस्ट्री में बैठे हैं। तो जब ये लेबल लगाता है कि ऑलरेडी कोई बंदा हायर हो चुका है और एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में उसने 3 से 6 महीने 1 साल गुजार लिया है, तो फिर उनको अच्छी ऑफर्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। अच्छा, ये इंडस्ट्री में ना बड़ा एक पेन पॉइंट समझा जाता है रिक्रूटर की तरफ से, लेकिन समटाइम रिक्वायरमेंट होती है कि अर्जेंट हायरिंग करनी है। तो जब आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे पोस्ट करते हैं तो वो प्रोसेस एक लेंथी है। आपके पास सीवीज आती हैं, फिर उनकी स्क्रीनिंग होती है, शॉर्टलिस्ट होती है, इंटरव्यूज प्लान होते हैं। तो समटाइम नीड होती है कि आपको अर्जेंट हायरिंग करनी है। तो फिर उसमें ये होता है कि हम भी जैसे ही करते हैं कि हमारे जो ऑफिस के एम्प्लॉइज हैं, कोलीग्स हैं,
हम ऑफिस के इंटरनल जो ग्रुप्स हैं हम उसमें पोस्ट कर देते हैं कि रेफर करें किसी को, अगर कोई आपके सर्कल में है। समटाइम ये होता है कि ऑलरेडी सेम स्टैक में किसी ना किसी के रेफरेंस में कोई ना कोई बंदा ऑलरेडी जॉब देख रहा होता है। हाँ, अच्छा। ठीक है ना, जॉब देख रहा होता है। अच्छा, सही किसी भी रीजन से, ठीक है ना, कोई इज लुकिंग फॉर अ न्यू रोल, तो वो पता चल जाता है। तो वो फिर एक हायरिंग प्रोसेस में एक तो एक रेफरेंस से जब कोई रेफर करता है तो उन्हें भी पता है कि ही हैज गुड स्किल, ठीक है, उसको नीड भी है, पर्सनली जानता होगा मैं उसको। तो ये होता है। व्हाट्सएप ग्रुप हो गए, पर्सनल ग्रुप्स हो गए, उसमें भी हम शेयर करते हैं, ऐसे ही होता है। गुड। तो कीवर्ड देखिए कितने इंपॉर्टेंट है। अगर तो कीवर्ड आपकी सीवी में मिलेगा तो आपकी सीवी शॉर्टलिस्ट हो जाएगी, लेकिन अगर उससे रिलेटेड, जॉब ओपनिंग से रिलेटेड कीवर्ड ही नहीं है तो एआई टूल्स ही आपके सीवीज को फिल्टर कर देंगे। अच्छा, अप्लाई करने से रिलेटेड ये कि जब आप किसी भी पोजीशन पे करें तो आपकी सीवी पे जो की पॉइंट्स या कह लें हेडिंग्स कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड जरूर मेंशन करें, क्योंकि रिक्रूटर जब सीवीज शॉर्टलिस्ट करते हैं तो ये देखते हैं कि इस बच्चे ने उससे रिलेटेड कुछ किया भी हुआ कि नहीं। तो ये एक ना बड़ा होता है कि बच्चे जिस डोमेन में आना चाह रहे होते हैं वो आ भी जाते हैं इंटरव्यू के लिए, लेकिन वो उसमें अपना बता भी नहीं पाते कि वो क्यों करना चाह रहे हैं और ये फील्ड है क्या। बस वो एक ट्रेंड के पीछे चल रहे होते हैं कि कोडिंग है तो कोडिंग के पीछे। बिल्कुल, ये एक बंदा नेचुरली कोडिंग के लिए बना है, जिस तरह से कोडिंग में वो कमाल कर सकता है दूसरा नहीं कर सकता। कुछ लोग जल्दी रियलाइज कर लेते हैं, कुछ लेट रियलाइज कर लेते हैं। तो ये रियलाइज करना जो है ना बहुत जरूरी है कि आपके अंदर नेचुरल पोटेंशियल क्या है। तो जब मैं इंडस्ट्री में आया तो मुझे लगा कि जो आईटी इंडस्ट्री है ना, इट्स नॉट ओनली अबाउट द कोडिंग। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मेरा नाम है फखर अब्बास और आज हमारे गेस्ट हैं अदनान रज़ाक साहब। अदनान रज़ाक साहब ने 2010 के अंदर कंप्यूटर साइंस में डिग्री हासिल की थी और उसके बाद से अभी तक ये माशाल्लाह डिफरेंट सॉफ्टवेयर हाउसेज में और आईटी में डिफरेंट पोजीशन पर काम करते रहे और आजकल ये डायरेक्टर प्रोजेक्ट्स हैं। इनसे बात करने का मकसद ये है कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, किस किस्म के काम हो रहे हैं, ठीक है, और स्टूडेंट्स की अवेयरनेस को इंक्रीज करने के लिए एक्चुअली हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं ताकि इंडस्ट्री एकेडमिया का जो गैप है वो कम से कम हो और ज्यादा ज्यादा अवेयरनेस हो कि एक्चुअली किस किस्म के काम होते हैं इंडस्ट्री में, क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और अपने आप को आपने बिल्ड कैसे करना है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंडस्ट्री। अदनान साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना कीमती वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया जी फखर साहब, आपका बल्कि शुक्रिया कि आपने अप्रोच किया। इतने अरसे के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। वेलकम। और रियली हैप्पी कि एकेडेमिया से रिलेटेड जो आप जैसे लोग हैं, ठीक है ना, वो इंडस्ट्री को अप्रोच करते हैं फॉर नोबल कॉज, कि इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स जो हैं वो अपना ओपिनियन शेयर करते हैं, अपने जो एक्सपीरियंस की बेस पे स्टूडेंट के लिए को गाइड दे सकते हैं। डेफिनेटली दे कैन गाइड स्टूडेंट्स वेरी वेल बेस्ड ऑन द एक्सपर्टीज दे हैव, बेस्ड ऑन द टाइम दे स्पेंड इन द इंडस्ट्री। सो उसमें बहुत लर्निंग है प्रोफेशनल लाइफ में। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट के जो बेस्ट माई नॉलेज स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल जो इन्फॉर्मेशन है मैं वो शेयर करूँ। सो थैंक यू सो मच। सबसे पहले हम अदनान साहब से ये पूछेंगे कि अपने जर्नी के बारे में थोड़ा बता दें, कंप्यूटर साइंस डिग्री उन्होंने क्यों की थी और फिर इनका करियर पाथ किस तरह रहा और इस पोजीशन तक ये कैसे पहुंचे। जी सर। अच्छा जी, इसमें ऐसा है कि आपको आइडिया होगा क्योंकि वी आर ग्रेजुएट ऑलमोस्ट द सेम, नॉट ऑलमोस्ट एग्जैक्टली इन द सेम टाइम, राइट? यस। सो जो ग्रेजुएशन मेरी थी वो तो मैंने टेलीकॉम में एडमिशन था मेरा, ठीक है, फास्ट में। बट आफ्टर 2 सेमेस्टर जो यूनिवर्सिटी जाके रियलाइज़ किया और जो वहाँ के हमारे जो डीन थे उस टाइम के, उन्होंने भी, और जो डायरेक्टर से डॉक्टर फारूक साहब आई बिलीव, ठीक है ना, उन सब ने जो है ना एक मतलब एक गाइडेंस दी थी हमें कि टेलीकॉम जो है ना पाकिस्तान में एज सच उसका कोई इतना स्कोप नहीं आने वाले दिनों में। तो कंप्यूटर साइंस इज़ द फ्यूचर, सो दे सजेस्ट बेटर टू मूव टू कंप्यूटर साइंस। उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी दी कि स्टूडेंट दे कैन मूव आफ्टर इवन द सेकंड सेमेस्टर। तो उस टाइम पे आपको याद होगा कि मैंने फिर टेलीकॉम से कंप्यूटर साइंस में स्विच किया। जी जी बिल्कुल, ठीक है। और उसके बाद फिर जब 2010 में ग्रेजुएशन हुई, आई स्टार्टेड माय करियर एज .NET डेवलपर, जो मोस्टली फास्ट ग्रेजुएट से एक एक्सपेक्टेशन होती है कि दे आर वेरी गुड इन प्रोग्रामिंग। सो मैं भी उसी चीज़ के पीछे लग के मैंने .NET से अपना करियर स्टार्ट किया। लेकिन जो है ना वो इंडस्ट्री में जब आया तो आपको पता है एक चीज़ होती है कि आप पर्सनली किस चीज़ में सेटिस्फाइड होते हैं, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग इज़ वेरी गुड फॉर दोज हु आर मेड फॉर दिस। लेकिन मुझे लगता था कि यार ठीक है, आई कैन डू प्रोग्रामिंग, लेकिन शायद प्रोग्रामिंग जो है ना ये मेरा कैरियर नहीं है, या मैं इसमें पर्सनली जो है ना वो इसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ या एंजॉय नहीं करता इसको। हाँ, एक इनहेरेंट बंदे के अंदर इनहेरेंट होती है एक चीज़। तो
यूनिवर्सिटी दौर से भी बहुत सारी चीजें थी जो मैं करता था कि आप डिफरेंट इवेंट्स को प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, कम्युनिकेशन करना, और टर्म यूज होती है कि क्रॉस फंक्शनल टीम के डिफरेंट डोमेन के लोगों से, ठीक है ना, इंटरेक्ट करना और एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट या इवेंट को प्लान करना, कम्युनिकेटिंग बिटवीन द डिफरेंट माइंडसेट, ठीक है ना, डिफरेंट टाइम से, डिफरेंट टीम से। तो ये मैं ऑलरेडी करता था, तो मुझे इस चीज में जो है ना नेचुरली मुझे लगता था कि यार आई कैन डू दिस थिंग बेटर। तो जब मैं इंडस्ट्री में आया तो मुझे लगा कि जो आईटी इंडस्ट्री है ना, इट्स नॉट ओनली अबाउट द कोडिंग। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जस्ट कोडिंग नहीं है। हाँ, ये बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि ना हर बंदा कहता है कंप्यूटर साइंस डिग्री है बस आपने कोडिंग करनी है। ये भी बताइए, ये एक बड़ा कॉमन कॉन्सेप्ट था पहले, अब शायद ये चेंज हो गया क्योंकि अवेयरनेस ज्यादा है। तो हमें तो यही था कि कंप्यूटर साइंस डिग्री कर रहे हैं तो सिर्फ कोडिंग ही है, अगर कोडिंग नहीं करेंगे तो इंडस्ट्री में हम बिल्कुल टॉप हो जाएंगे। लेकिन कोडिंग अगर मैं बात करूँ ना जी, कोडिंग शायद ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई इससे डिनाई कर सकता है कि कोडिंग स्किल सेट के जो लोग हैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में वो शायद 30 to 40% डिमांड है। अच्छा, अदर डिफरेंट डोमेन्स हैं रिलेटेड टू कोडिंग, रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, एंड सम डिपार्टमेंट्स आर वेरी कॉमन इन एवरी इंडस्ट्री, लाइक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट इज देयर, अकाउंट्स डिपार्टमेंट इज देयर, राइट। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है ना, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब मैं इंडस्ट्री में आया ना तो मुझे लगा कि जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कुछ लैक्स जो मुझे फील हुए ना कि प्रोजेक्ट सक्सेसफुल डिलीवर क्यों नहीं होते, तो मैंने उसको ट्राई किया कि बिहाइंड द सीन इसके पीछे क्या रीजन है। तो फाइनली आई कंक्लूड कि देयर इज अ बिग you can say a gap that needs to be fulfilled is proper communication, effective communication between all the stakeholders। जहाँ पे miscommunication आती है वहाँ पे जो है ना वो misguided हो जाते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, और वो प्रॉपर रिक्वायरमेंट जब सामने नहीं होती तो वो एक डिफरेंट डायरेक्शन में चीज़ों को अप्लाई कर रहे होते हैं, इम्प्लीमेंट, और फाइनली जो एंड रिजल्ट, जो डिजायर रिजल्ट होता है क्लाइंट का, वो अचीव नहीं कर पाते। ठीक है, तो उसको फिल करने के लिए डेवलपमेंट माइंडसेट एक डिफरेंट होता है। दे कैन नॉट थिंक लाइक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एज अ रिक्वायरमेंट एनालिस्ट, राइट। सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम ये होता है जी कि आप ऑल स्टेक होल्डर्स को अलाइन रखें, ठीक है ना, ऑन ट्रैक रखें, और सारी चीज़ें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड हों, ठीक है जी। आपने जैसे कोई रिक्वायरमेंट आती है तो उसको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करें, उसको प्लान करें, रिसोर्सेज अलाइन करें और देखें कि उसमें कौन कौन से रिसोर्स कितना वैल्यूएबल हो सकता है, ठीक है जी। मैं समझ गया, सारे रिसोर्स का आपने मैनेज करना है, अच्छी तरह प्रोडक्ट को डिलीवर करना है ताकि क्लाइंट सेटिस्फाइड हो। बिल्कुल ऐसे। मैं आपसे बस ये पूछना चाहता हूँ कि जो बच्चा कोई भी कंप्यूटिंग, आपको पता है ना आजकल कंप्यूटर की डिफरेंट डिग्रीज आ चुकी हैं, एआई की डिग्री आ चुकी है, एससी तो पहले भी थी, सीएस भी पुरानी डिग्री है, आईटी में लोग करते हैं। ये जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाली साइड है, ये स्टूडेंट ग्रेजुएशन में किस तरह डेवलप करेगा अपने अंदर? मैं जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है उसमें मैं ये कह सकता हूँ कि कंप्यूटर साइंस अगर ग्रेजुएट्स है ना, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज नॉट रिलेटेड टू एनी स्पेसिफिक डोमेन के, ये कंप्यूटर साइंस वाले ही कर सकते हैं, इंजीनियर्स भी कर सकते हैं। ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल है, ये किसी भी इंडस्ट्री में अप्लाई हो सकती है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगता है कि ये नेचुरल एबिलिटीज होती हैं जो हर किसी को विद द पैसेज ऑफ टाइम, कुछ लोग जल्दी रियलाइज कर लेते हैं, कुछ लेट रियलाइज कर लेते हैं। ये रियलाइज करना जो है ना बहुत जरूरी है कि आपके अंदर नेचुरल पोटेंशियल क्या है। क्या नेचुरल पोटेंशियल, आप कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट हैं लेकिन कैन यू रियली डू द कोडिंग, या आप कोई और चीज अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जैसे मेरे केस में मुझे लगा कि यार आई कैन डू द मैनेजमेंट वेरी वेल, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मैं इंडस्ट्री में आया, तो मैं फ्रॉम वेरी बिगिनिंग ऑफ माई कैरियर, आई थिंक मुझे लगता है कि इट वाज द फर्स्ट ईयर ऑफ माय प्रोफेशनल कैरियर जिससे मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में मूव हो गया एज ऑन अ लोअर पोजीशन एज प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, ठीक है। लेकिन उसने ना मेरा एक कैरियर पाथ समझ लो, मुझे एक क्लैरिटी दे दी कि यस दिस इज द राइट पाथ जो मेरे लिए बना, where I can apply my abilities, natural skills, and which has been sharp during my my academic career. So ये चीज जो ना बड़ी इंपॉर्टेंट है। अक्सर हम देखते भी ये चीज है कि जो एक कंपनी का सीईओ होता है या जो बड़ी पोजीशंस पर होते हैं, मैनेजरियल पोजीशन पर, वो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ही लोग होते हैं। बिल्कुल, और उन्होंने कंट्रोल करना होता है, उन्होंने रिसोर्सेज को डिवाइड करना होता है कि किस टीम काम के लिए कौन सी टीम परफेक्टली फाइन है ना। तो ये जबरदस्त पोजीशन है, इसके लिए टेक्निकल बैकग्राउंड इवन ना भी आपको, हाँ जी, ना भी वो चल सकता है, लेकिन ये प्लस है कि आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से यू हैव टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग। तो जब आप टेक्निकल लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं ना, तो ये एक बड़ा पॉजिटिव और इम्पैक्ट है इस चीज का। अच्छा। कि अगर मैं सिंपल टर्म में बोलूं कि ये नहीं है कि आप टेक्निकल लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं और आप बिल्कुल टेक्निकल नहीं है, ठीक है ना, फिर भी चीजें मैनेज हो जाती है, लेकिन
अगर आपका भी वही बैकग्राउंड है जी जी, तो फिर आप एक बेटर वे में आप इंटरेक्शन भी कर सकते हैं टीम से। जब उन रिक्वायरमेंट एनालिसिस करने में आपको बड़ा ये चीज़ें हेल्पफुल होती हैं। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में एक नॉर्मल क्लाइंट है, उसने कोई भी रिक्वायरमेंट देनी है वो बड़े सिंपल टर्म में देते थे। हर क्लाइंट टेक्निकल नहीं होता, अच्छा, तो वो बड़े सिंपल टर्म में कह देते हैं कि ये हमारी रिक्वायरमेंट है, हमें ये आपसे बनवाना है, ठीक है। अब उसको एनालाइज करना, ठीक है ना, उसको डिटेल्ड उसको लेके जाना, ठीक है ना, ताकि डेवलपमेंट टीम के लिए कोई चीज उसमें हिडन ना रहे, ठीक है जी। तो डिटेल में लेके जाना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये एनालिटिकल थिंकिंग, ठीक है ना, एनालिटिकल स्किल, लॉजिकल थिंकिंग और टेक्निकल बैकग्राउंड के साथ होना, ये सारा एक ना बड़ा प्लस है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के साइड पे। ठीक है, यानी आपकी बातों से एक तो हमें ये पॉजिटिव चीज मिली कि CS या कंप्यूटिंग डिग्री कोई भी हो तो उसका मतलब कोडिंग नहीं है। 40% सराज बताया कि 40% लोग कोडिंग करते हैं, बाकी मैनेजरियल पोजीशन पर होते हैं और चीजों को कनेक्ट कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। तो काफी ज्यादा फील्ड निकलती है इस डिग्री से, सिर्फ कोडिंग ही नहीं है। नहीं, सिर्फ कोडिंग नहीं है। हाँ, बस ये जबरदस्त हो गया। जो तो कोडिंग में बहुत अच्छे हैं उन्हें डेफिनेटली कोडिंग में जाना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन जो लोग इसमें अच्छे नहीं है उनके लिए एक मेरी पर्सनल सजेशन है कि वो एक तो इस चीज से घबराए ना कि दे आर नॉट गुड इन प्रोग्रामिंग, तो जब इंडस्ट्री में आएंगे तो क्या बनेगा, कुछ नहीं होगा। आप ट्राई करें कि अपने अंदर देखें कि आपके अंदर नेचुरल स्किल क्या है। अल्लाह ताला ने हर किसी को कोई ना कोई स्किल दी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। आप किस चीज में अच्छे हैं उस चीज को ट्राई करें कि अपने अंदर से निकालें, उस अंडरस्टैंड करने की। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चे हैं जो डिग आउट करेंगे, बस वो एक ट्रेंड के पीछे चल रहे होते हैं कि कोडिंग है तो कोडिंग के पीछे। बिल्कुल, ये एक बंदा नेचुरली कोडिंग के लिए बना है, जिस तरह से कोडिंग में वो कमाल कर सकता है दूसरा नहीं कर सकता। कॉपी करने से वो चीजें नहीं होंगी। अब लर्न कर सकते हो लेकिन ऐसे ही उस पॉइंट तक नहीं पहुंचे। बिल्कुल ऐसे। तो देखें कि आपके अंदर एबिलिटी क्या है, उस पे फोकस करें, ना कि एक दौड़ के पीछे भागें, ट्रेंड के पीछे भागें। बस ये ट्रेंड है तो मैं भी इधर चला जाऊं, तो हर कोई उस उधर नहीं पहुंच सकता। लेकिन जो आपकी एक्सपर्टीज है उसमें आप एक कमाल हद तक जा सकते हैं। ऐसे ही है। अदनान साहब, आप मुझे ये बताएं कि जो बच्चा पहली जॉब में आता है उसको कोई जॉब पोजीशन मिलती है, वो कोडिंग की हो, वो किसी और चीज की हो, ठीक है, क्योंकि एट टाइम्स ना शुरू में जब आप जाते हो तो सबसे पहले वो आपकी एक किस्म की ट्रेनिंग ही कर रहे होते हैं कि हमारा सिस्टम है एक्चुअली क्या, और आपका रोल ये होगा। वो ट्रेनिंग डिपेंड करता है कि आपका कैलिबर कितना है, 2 हफ्तों की, महीने की, 6 हफ्तों की, समथिंग लाइक दिस होती है, ठीक है। तो चैलेंजेस नॉर्मली आजकल के जो बच्चे हैं, जो आपका एक्सपीरियंस है 2025 में 24 में, जो स्टूडेंट ग्रेजुएट आते हैं आपकी कंपनी में या बाकी सॉफ्टवेयर हाउसेस में जाते हैं, उनको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, ताकि जो स्टूडेंट ये सुन रहे हैं अपने आप को प्रिपेयर कर लें कि यार हम तो अभी पढ़ रहे हैं और हम प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हैं, असाइनमेंट्स भी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे तो हमें किन चैलेंजेस का फेस करना पड़ेगा? अच्छा, एक है चैलेंजेस क्या फेस करने पड़ेंगे, ठीक है, और दूसरा मैं थोड़ा डिफरेंट वे में स्टार्ट करूंगा कि इंडस्ट्री में इन होने के लिए उन्हें कौन सी चीजें हेल्पफुल हो सकती हैं। गुड। यूजुअली स्टूडेंट्स जो है ना ग्रेजुएट होते हैं तो जस्ट आफ्टर द ग्रेजुएशन वो इमीडिएटली अपनी जो एक कॉमन ट्रेंड है कि सीवीज बना के बस धड़ाधड़ अप्लाई करना शुरू करते हैं। हाँ, ये है, ठीक है। तो उसमें आजकल जो है ना जी, पहले 2010 में चीजें डिफरेंट थी, अभी सारी चीजें कनेक्टेड है, ठीक है ना, ग्लोबली कनेक्टेड है। तो उसके लिए जो आपकी ग्लोबल प्रेजेंस है ना, सबसे पहले तो उस पे वर्कआउट करें अपनी इवन के ड्यूरिंग ग्रेजुएशन। लेट्स से कि लिंक्डइन प्रोफाइल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अपडेट करें। अच्छा, कुछ बच्चे ये सोचते हैं जी कि हम तो अभी जस्ट फ्रेशर हैं, तो हम अपडेट क्या करें, क्या बताएं, ठीक है ना, सीवी में क्या मेंशन करें। तो देखिए, जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स बैठे हैं, हम भी हायरिंग करते हैं, तो फ्रेश ग्रेजुएट से हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो 1 साल 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ आए इंडस्ट्री में। कुछ स्टूडेंट बड़े यूनिक केस होते हैं, वो ड्यूरिंग स्टडी भी अपने प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट कर लेते हैं, तो उनके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी होता है। लेकिन हम जो ग्रेजुएशन से हम जैसे जो इंडस्ट्री में बैठे हैं एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, वी नो कि उनके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन एटलीस्ट प्रोफेशन में आने के लिए जिस स्पेसिफिक डोमेन में वो आना चाह रहे हैं उससे रिलेटेड उन्हें नो हाउ जरूर होनी चाहिए, ठीक है ना, अदर देन द ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स एंड बैकग्राउंड, ठीक है, जिस फील्ड में वो आना चाह रहे हैं, ठीक है ना, उससे रिलेटेड उनको बैकग्राउंड होना चाहिए। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, ये अक्सर ये चीज़ें होती रहती हैं क्योंकि हायरिंग प्रोसेस में भी इन्वॉल्व रहते हैं। तो एक फ्रेश ग्रेजुएट्स की हायरिंग थी, ठीक है ना, हमने वॉक इन इंटरव्यू प्लान किए कि हमने हमारा होता है कि हम जो है ना वो ग्रुप हायरिंग करते हैं, ठीक है ना, फ्रेशर्स की, फिर उनकी ट्रेनिंग करते हैं और आफ्टर ट्रेनिंग जो है ना उनको आगे जॉब्स ऑफर करते हैं डिपेंडिंग ऑन असेसमेंट, व्हाटएवर, वो एक इंटरनल प्रोसेस है।
तो वहाँ पे एक बच्चा आया इंटरव्यू के लिए अपनी बिल्कुल सिंपल सीवी लेके, उस पर कुछ मेंशन नहीं है, आई एम कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट और इस साल में किया और ये है। अब वो कह रहे हैं जी कि मैं इंडस्ट्री में इन होना चाहता हूँ। तो ये इस तरह के भी बच्चे थे, उन्हें पता ही नहीं कि मैंने किस कैरियर में आना है। अच्छा, ठीक है, उन्हें लगा जी कि बस कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट हैं तो प्रोग्रामिंग की कोई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कोई डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो हमें उसमें इन हो जाएंगे। ठीक है ना, तो उनसे पूछा तो उनमें से एक बच्चा कहता है, आई वांट टू कम इन SQA, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा कि ये पहला बच्चा है जो अदर देन कोडिंग भी किसी डोमेन को समझता और आना चाह रहा है। अब एज अ फ्रेशर डेफिनेटली मुझे पता है मैं उससे कोई एक्सपर्ट लेवल के क्वेश्चन नहीं कर सकता। मैंने कहा बेटा SQA ये क्या होता है, आपको आइडिया है? सर ये आपने कैसा क्वेश्चन कर दिया, मैं तो अभी फ्रेशर हूँ तो मैं क्या बताऊँ इसके बारे में। अच्छा, तो आई एम सरप्राइज कि यार देखो, आप एक जॉब रोल के लिए आपने कहा कि आई एम इंटरेस्टेड, मेरा इंटरेस्ट है इसमें। तो अगर इंटरेस्ट है, रिगार्डलेस कि आपका एक्सपीरियंस है कि नहीं है, आप उसके बारे में एटलीस्ट कुछ स्टडी तो करके आए। सारा कुछ अवेलेबल है आजकल, ठीक है ना, आपके पास इंफॉर्मेशन सारी अवेलेबल है। इंटरनेट पे जाएं, गूगल करें, ChatGPT करें, व्हाटएवर, आप SQA को थोड़ा सा तो पढ़ो, व्हाट इज SQA। बिल्कुल बिल्कुल, आपको ये तो पता होना चाहिए है क्या, इसमें होता क्या है। इससे ऐसा कोई लेना देना नहीं कि आपका एक्सपीरियंस कितना है। सही बात है, एक्सपर्ट लेवल के तो क्वेश्चन करेंगे नहीं। तो ये एक ना बड़ा होता है कि बच्चे जिस डोमेन में आना चाह रहे होते हैं वो आ भी जाते हैं इंटरव्यू के लिए, लेकिन वो उसमें अपना बता भी नहीं पाते कि वो क्यों करना चाह रहे हैं और ये फील्ड है क्या। सही तो है। जिस भी फील्ड में जाना चाह रहे हैं, आपके लिए एक एडवाइस है कि एटलीस्ट उस पोजीशन के लिए थोड़ा सा R&D करके जाएं कि ये है क्या। ठीक है ना, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर, ठीक है ना, ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से रिलेटेड है, तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ के तो आए। ठीक है कि ये क्या है। हम आपसे एक्सपर्ट लेवल नहीं कह रहे कि आपने कभी ये टेस्टिंग की है नहीं की, वो हमें भी पता है फ्रेश ग्रेजुएट से। ठीक है, तो जहां भी जा रहे हैं, जिस पोजीशन के लिए जा रहे हैं, उसके लिए थोड़ा सा स्टडी करके जाएं कि ये है क्या। जब स्टडी करेंगे ना, हो सकता है आप खुद ही अपने आप को असेस कर लें कि मैं तो इस डोमेन के लिए हूं ही नहीं। ठीक है, तो ये एक एडवाइस अच्छी बात आ रही है, जबरदस्त। ये इतनी रिसर्च होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि सीवी में कुछ लोग अपने लिखते भी हैं, स्किल्स भी लिखते हैं और इंटरेस्टेड किस में वो भी मेंशन कर देते हैं। तो जिस चीज जो आपने सीवी पर लिखी है या आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल पर है, तो उसकी में आपको हाउ नाउ के अलावा भी थोड़ा सा काम पता होना चाहिए, एक्चुअली जॉब रोल क्या है। हाँ जी, बिल्कुल। बड़े कॉमन वर्ड बच्चों ने लिखे होते हैं जी, आई एम अ गुड टीम प्लेयर। अच्छा, जब उनसे पूछ लें कि आपको कैसे पता है कि यू आर अ गुड टीम प्लेयर, ठीक है ना, क्योंकि टीम प्लेयर होना एक बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये बड़ी अच्छी स्किल है। आपने इंडस्ट्री में मोस्टली टीम्स में ही काम करना था। सही बात है। तो बस ही मैं एक अच्छा टीम प्लेयर हूँ कि ठीक है, हो आप बताते हो कि आपने एज अ टीम आपने कहाँ पे परफॉर्म किया। अगेन इस तरह के जी अभी कौन सा इंडस्ट्री में है, जब आएंगे क्या भाई यूनिवर्सिटी में भी डिफरेंट चीजें होती हैं। आपके लिए कोर्स प्रोजेक्ट्स होते हैं, FIP में भी देखे ना 3 लोग हैं, डिफरेंट डोमेन के लोग, लैब्स होती हैं आपकी, डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, तो आप किसी न किसी टीम का पार्ट होते हैं। ठीक है ना, तो आपने एज अ टीम प्लेयर आपने क्या किया, क्या आपने टीम को लीड किया। इट इज अ वेरी गुड स्किल अगर आप ये बता पाए कि हाँ जी मैंने एक प्रोजेक्ट में मैंने इस तरह से टीम को लीड किया। ठीक है ना, ये टीम को मैंने क्लियर पाथवे दिया, उनके लिए डायरेक्शंस राइट डाउन की, रिक्वायरमेंट राइट डाउन की, उन्होंने मैंने क्लियर बताया कि वी हैव टू अचीव दिस। ठीक है ना, फिर जैसे कोई इवेंट अरेंज हो रहा है तो इवेंट की सारा डेडलाइंस डिसाइड होगी कि इस डे पे इवेंट होना है, उसके लिए एज अ टीम प्लेयर आप किस टीम का पार्ट थे, कितने मेंबर थे, आपका स्पेसिफिक रोल था, एटलीस्ट इतना बता दें तो हमें पता चल जाए कि आप वाकई टीम प्लेयर हैं, आपने एज अ टीम प्लेयर क्या परफॉर्म किया है। तो वी कैन जज कि अगर आप टीम प्लेयर हैं तो हो सकता है हम आपको किसी बेस्ट सूटेबल जो है ना वो पोजीशन पे हम आपको ले लें। अच्छा जरा साहब मुझे ये बताया कि लिंक्डइन की आपने बात की और प्रोफाइल की बात की कि आप अर्ली ऑन इस पर वर्किंग स्टार्ट करते हैं, सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स आते हैं उनको गिटहब पर अपलोड करें और मेंशन करें लिंक्डइन पर। तो आइडियल क्या सिनेरियो है कि एक बंदा अपनी प्रोफाइल कैसे बिल्ड करे, क्या अचीव करे कि राइट आफ्टर ग्रेजुएशन या इवन बिफोर ग्रेजुएशन वो किसी अच्छी प्लेसमेंट में आ जाए? देखिए स्टूडेंट के लिए तो यही है कि लिंक्डइन प्रोफाइल है तो आप अपने जो हाईएस्ट एजुकेशन है, रिलेटेड एजुकेशन है, वो आप मेंशन करें। ठीक है ना, और जो डिग्री है 4 ईयर डिग्री है, चाहे वो कंप्यूटर साइंस है व्हाटएवर है, उसमें आपने डेफिनेटली कोई कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है ना, जो इंडस्ट्री की नीड होते हैं, आपने वो पढ़े होते हैं, ठीक है ना, उनको मेंशन करें। और उन सब्जेक्ट्स में कोई भी प्रोजेक्ट्स करते हुए आपने कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज की हैं, कौन कौन से टूल्स यूज किए हैं, ठीक है ना, वो मेंशन करें। हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि आपने ठीक है जी ये कोर्स तो लिया है, कोर्स हमें भी पता है कि ग्रेजुएशन के यूजुअली कोर्स ये होते हैं कंप्यूटर साइंस के इस तरह के, लेकिन आपने उसमें
किस टेक्नोलॉजी स्टैक पे काम किया है, किन किन लैंग्वेजेस को सिंपली वे में किन किन लैंग्वेजेस पे आपने काम किया है, ठीक है ना, उसके लिए कौन से जो ना आइडियाज यूज किए हैं, ठीक है ना, किस एनवायरनमेंट में आपने काम किया, और फिर उसमें स्ट्रक्चर क्या था, टीम स्ट्रक्चर क्या था, इंडिविजुअली आपने किया है, टीम में किया तो अपना रोल स्पेसिफिकली मेंशन करे कि आई हैव दिस। अच्छा, यूजुअली ये कर देते हैं मेंशन के मैं ये कर सकता हूँ, मैंने ये किया। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगता है ना कि जो सोशल प्रोफाइल्स पे, प्रोफेशनल प्रोफाइल्स पे और जो सीवीज में मिसिंग होती है, ये बहुत कम लोग मेंशन करते हैं कि व्हाट यू हैव अचीव्ड ड्यूरिंग दिस। अच्छा, कि मैंने ये एक रोल तो किया है या ये प्रोजेक्ट किया है, अचीवमेंट क्या था फाइनल, क्योंकि इंडस्ट्री में ना जी फाइनल एंड गोल ये है कि आपने अचीव क्या किया, ठीक है ना। आप काम तो बहुत सारे लोग करते रहते हैं, ठीक है ना। अगर आप अपनी अचीवमेंट लिखेंगे ना कि आपने एक लेट से किसी कोर्स प्रोजेक्ट में किसी मोबाइल एप्लीकेशन पे काम किया, मोबाइल एप्लीकेशन बताएं फाइनली आपने अचीव क्या किया, आपने उससे क्या स्किल सीखी, सही बात है, ठीक है ना। तो आप वो बताएं स्किल्स आपने क्या सीखी, वो कोडिंग वाइज भी हो सकती हैं, वो एज अ टीम प्लेयर आपने क्या सीखा, आपने कम्युनिकेशन सीखी, आपने कोलैबोरेशन सीखी। जब एज अ टीम काम कर रहे होते हैं तो बहुत सारे रिस्क आ जाते हैं, ठीक है ना, और बहुत सारे कंफ्लिक्ट्स आ जाते हैं विद इन टीम। आपने उन कंफ्लिक्ट आया वो टेक्निकली लॉजिकली भी हो सकते हैं, वो इंडिविजुअल्स के दरमियान भी कंफ्लिक्ट्स हो सकते हैं। अगर आए तो आपने उसको सॉल्व कैसे किया, ठीक है ना, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी स्किल्स है कि जब आप टीम में काम करते हैं तो ये चीजें बड़ी कॉमन है, कंफ्लिक्ट्स आ जाते हैं, आपने उसको सॉल्व कैसे किया। तो बॉटम लाइन कि आप व्हाट यू हैव अचीव्ड, आपकी लर्निंग क्या हुई, मेंशन करें कि आपने लर्न क्या किया उससे, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है अदनान भाई, मुझे ये बताएं कि डिफरेंट स्टूडेंट जब होते हैं सेकंड ईयर में जाते हैं, इवन फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स भी, कि एक्चुअली इंडस्ट्री में चल क्या रहा है। जैसे डेवलपमेंट हो रही है, मोबाइल डेवलपमेंट है, ऐप डेवलपमेंट है, गेम डेवलपमेंट है, ठीक है, तो डिफरेंट किस्म की डेवलपमेंट्स, कोडिंग चल रही होती है, प्रोजेक्ट्स आ रहे होते हैं। तो क्या लिंक्डइन बेस्ट प्लेटफॉर्म है कि आप रिक्रूटर्स देखें कि वो किस में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि आप पता है जब जॉब्स आती है ना तो उसमें रोल्स होते हैं, भाई इन टूल्स पर हमें बंदा चाहिए और उसमें एक्सपीरियंस भी चाहिए या फ्रेशर भी चाहिए फॉर एग्जांपल। तो ये स्टूडेंट को कैसे पता चलेगा कि इंडस्ट्री में चल क्या रहा है और मेरे लिए कौन सी बेस्ट पॉसिबल लोकेशन है जो मैं परस्यू करूं। इसमें देखिए, बीइंग स्टूडेंट ऑफ आईटी, ठीक है ना, नॉट ओनली कंप्यूटर साइंस, डिफरेंट आईटी की अब तो डोमेन है, ठीक है ना, कंप्यूटर साइंस मेजर है, ठीक है, आगे और बड़ी चीजें स्पेसिफाइड। उसमें देखिए आप तो जो ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म जिन्हें समझा जाता है जैसे लिंक्डइन है, ठीक है, वहां पे आप ट्रेंड्स देख सकते हैं, ट्रेंड्स क्या हैं, ठीक है ना, लेटेस्ट आईटी ट्रेंड्स वैसे भी आप उनके स्टडी करते हैं, जैसे आजकल एआई, ठीक है ना, ये एक ट्रेंडिंग चीज है, हर चीज में एआई है। हाँ, तो उसके बारे में आप स्टडी करें, सर्च करें कि व्हाट आर लेटेस्ट ट्रेंड्स इन आईटी, ठीक है ना, और उसमें आप देखें कि आप जिस डोमेन ऑफ इंटरेस्ट जो है ना उससे रिलेटेड सर्च कर लें स्पेसिफिकली, ठीक है। और ये नहीं कि आपने ट्रेंड सर्च किया, ट्रेंड आ गया जी के मशीन लर्निंग इंजीनियर्स ट्रेंडिंग, तो मैं मशीन लर्निंग इंजीनियर की तरफ चला जाऊं। ट्राई करें, क्या आप वो कर भी सकते हैं, आपने स्किल सेट है तो करें उसको, अदरवाइज आप एक्सप्लोर करें अदर देन दिस क्या है। बिल्कुल, सोशल मीडिया पे तो जब आप ट्रेंड देखेंगे तो आपको जो टॉप ट्रेंडिंग है वो नजर आ जाएगा, लेकिन पता नहीं वो बेस्ट सूट है कि नहीं हर किसी के लिए, तो ये बड़ा जरूरी है। तो उसको एक्सप्लोर करें। लिंक्डइन जैसे मैंने कहा कि एक प्रोफेशनल और अच्छा जबरदस्त, ठीक है ना, प्लेटफॉर्म है जो समझा जाता है, ठीक है ना, और एम्प्लॉयर्स के लिए भी, ठीक है ना, कि वो भी उधर ही प्रोफाइल्स देखते हैं। अदर देन दैट और भी प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना, वो भी आप उनको गूगल करें, ठीक है ना, मतलब नॉलेज अपना अप टू डेट रखें कि क्या चल रहा है, एक्सप्लोर करें, खुद से एक्सप्लोर करें, तो आपको खुद ही जो है ना रास्ते नजर आते जाएंगे। वैसे अदनान भाई, नॉर्मली स्टूडेंट्स किस प्लेटफॉर्म के लिए अप्लाई करते हैं? लिंक्डइन इज वन ऑफ देम। उसके अलावा जो डिफरेंट कंपनीज हैं लाइक यूअर्स और आपके बाकी कोलीग्स डिफरेंट कंपनीज में जॉब कर रहे हैं, तो नॉर्मली एक जॉब अनाउंस कैसे होती है, स्टूडेंट कैसे पता चलता है, उसको क्या क्या करना चाहिए कि पता चल जाए कि ये कंपनी जॉब ऑफर कर रही है? इसमें ये कि मोस्टली अगेन यही चल रहा है कि हम भी यही प्रैक्टिस यूज करते हैं कि जो एचआर डिपार्टमेंट है, जो ओपनिंग हमारी होती है पोजीशंस, वो लिंक्डइन पे पोस्ट कर देते हैं, यूजुअली लिंक्डइन ही होता है। और अदर देन ये है कि वेबसाइट पे भी कैरियर या जॉब्स का अक्सर वेबसाइट के वो एक बना होता है, टैब बना होता है, ठीक है ना, कि आप वहाँ पे क्लिक करें और जाएं, देखिए कौन कौन सी ओपनिंग्स है और उसमें जो बेस्ट सूटेबल है, जो आपको सूट करती है, उससे रिलेटेड आप अप्लाई करें, ठीक है। अच्छा, अप्लाई करने से रिलेटेड ये कि जब आप किसी भी पोजीशन पे करें तो आपकी सीवी पे जो की पॉइंट्स या कह लें हेडिंग्स कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड जरूर मेंशन करें, क्योंकि रिक्रूटर जब सीवीज शॉर्टलिस्ट करते हैं तो ये देखते हैं कि इस बच्चे ने उससे रिलेटेड कुछ किया भी हुआ कि नहीं। सही, अगर फ्रेशर ने भी मेंशन किया हुआ ना जी कि मैं इस स्पेसिफिक पोजीशन के जो अप्लाई कर रहा हूं, इससे रिलेटेड मैंने यूनिवर्सिटी लाइफ में मैंने ये चीजें
कि ये उनसे रिलेट कर दें किसी ना किसी तरीके से जो रिलेटेबल है, ठीक है ना, वो एक बड़ा प्लस होता है। क्योंकि जब सीवीज रिक्रूट होती है ना, अब तो खैर चीजें हो रही हैं, पहले मैनुअली रिक्रूट सारी स्क्रीनिंग होती थी सीवीज की, अब तो एआई टूल्स हैं, आप उनको बंडल ऑफ कीवर्ड्स देते हैं और कीवर्ड्स दें, तो कीवर्ड देखिए कितने इंपॉर्टेंट है। अगर तो कीवर्ड आपकी सीवी में मिलेगा तो आपकी सीवी शॉर्टलिस्ट हो जाएगी, लेकिन अगर उससे रिलेटेड जॉब ओपनिंग से रिलेटेड कीवर्ड ही नहीं है तो एआई टूल्स ही आपके सीवीज को फिल्टर आउट कर देंगे। कोई एक कीवर्ड बता दे, फॉर एग्जांपल स्टैक डेवलपर हो गया या क्या, लेट्स से कि अगर आप मर्न स्टैक डेवलपर हैं, ठीक है ना, तो मर्न स्टैक उससे रिलेटेड आप मेंशन कर दें, ठीक है ना, मोंगो मेंशन कर दें, रिएक्ट मेंशन कर दें, तो आपने मतलब क्या किया हुआ है, रिएक्ट जेएस में काम किया हुआ है, कुछ ना कुछ रिलेटेड चीज मेंशन करेंगे ना तो वो लिस्ट डाउन कर लेंगे उसके लिए, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सोशल मीडिया में अगेन मतलब हमारी भी जो अच्छी प्रैक्टिस है, जो अच्छा एक्सपीरियंस है, हम लिंक्डइन पे पोस्ट करते हैं और उसके अलावा जो कैरियर पेजेस होते हैं उन पे पोस्ट करते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे बात का दोस्त अपने जो आईटी में लोग होते हैं वो भेज रहे होते हैं कि हमें इस पोजीशन के लिए बंदा चाहिए, कोई रिसोर्स बताइएगा। हाँ, जी बिल्कुल। उसमें ये होता है ना कि सम टाइम आप पोस्ट तो करते हैं, लेकिन सम टाइम रिक्वायरमेंट होती है कि अर्जेंट हायरिंग करनी है, तो जब आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे पोस्ट करते हैं तो वो प्रोसेस एक लेंथी है, आपके पास सीवीज आती हैं, फिर उनकी स्क्रीनिंग होती है, शॉर्टलिस्ट होती है, इंटरव्यूज प्लान होते हैं, तो सम टाइम नीड होती है कि आपको अर्जेंट हायरिंग करनी है। तो फिर उसमें ये होता है कि हम भी जैसे ही करते हैं कि हमारे जो ऑफिस के एम्प्लॉइज हैं, कोलीग्स हैं, हम ऑफिस के इंटरनल जो ग्रुप्स हैं हम उसमें पोस्ट कर देते हैं कि रेफर करें किसी को, अगर कोई आपके सर्कल में है। समटाइम ये होता है कि ऑलरेडी सेम स्टैक में किसी ना किसी के रेफरेंस में कोई ना कोई बंदा ऑलरेडी जॉब देख रहा होता है, हाँ, अच्छा, ठीक है ना, जॉब देख रहा होता है, अच्छा, किसी भी रीजन से, ठीक है ना, कोई इज लुकिंग फॉर अ न्यू रोल, तो वो पता चल जाता है। तो वो फिर एक हायरिंग प्रोसेस में एक तो रेफरेंस से जब कोई रेफर करता है तो उन्हें भी पता है कि ही हैज गुड स्किल, ठीक है, उसको नीड भी है, पर्सनली जानता होगा मैं भी उसको। तो ये होता है, व्हाट्सएप ग्रुप हो गए, पर्सनल ग्रुप्स हो गए, उसमें भी हम शेयर करते हैं, ऐसे ही होता है। गुड। अच्छा अदनान साहब, अब ये बताएं कि आपका क्या एक्सपीरियंस है जब एक बच्चा इंडस्ट्री में आता है, लाइक इन योर सॉफ्टवेयर हाउस या बाकी आपके जो कंपनियां हैं उनके, तो कितनी देर जो रिटेंशन रेट है कि एक लेट्स से मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने ज्वाइन कर लिया, आपने मेरे 6 हफ्ते ट्रेनिंग कराई और फिर आपने बताया कि ये प्रोजेक्ट में आपका ये रोल है, यू हैव टू डिलीवर दिस, हमारी डेडलाइन ये हमें मीट करनी है, तो मुझे उसी दौरान कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, क्योंकि बंदा स्टैटिक नहीं रहता ना, आप अप्लाई कर रहे होते हो, तो ऐसा जॉब रिटेंशन का कितना है कि एक बंदा डेडलाइन मीट किए बगैर ही खिसक जाता है, तो इसकी क्या प्रैक्टिस चल रही है इंडस्ट्री में? अच्छा, ये इंडस्ट्री में ना बड़ा एक पेन पॉइंट समझा जाता है रिक्रूटर की तरफ से कि जारी बात है, प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है ना, क्लाइंट बेस्ड कंपनीज हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनीज हैं, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं, ठीक है ना। तो जब एक टीम मेंबर एक स्पेसिफिक लेवल जबकि आपके डिलीवरेबल्स आई होती हैं, ठीक है ना, वो बीच में से स्किप हो जाए तो इसका बड़ा एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, ठीक है ना। लेकिन एनी हाउ वो डिफरेंट फिर वेज हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में टर्म यूज की जाती है, रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है ना, तो उसमें भी इस तरह की चीजें हम करते हैं मैनेज, कि ये पॉसिबिलिटीज हैं इंडस्ट्री में कि लोग चले जाते हैं लेकिन आपका प्रोजेक्ट इम्पैक्ट ना हो, तो उसके लिए फिर क्या है, फिर वो बैकअप प्लान्स भी चीजें होती हैं कि अगर कोई किसी भी रोल पे चला जाए तो हमारे पास कोई ना कोई बैकअप प्लान ऐसा होता है कि इमीडिएटली या तो इंटरनल टीम से या एक्सटर्नली शॉर्टलिस्ट हुए होते हैं इंटरव्यू प्रोसेस तक सारे, तो हमने बस उनको कॉल करनी है कि आप आ जाएं। खैर वो तो एक हमारे साइड पे है, लेकिन इसमें जो है ना मेरी जो स्टूडेंट्स को करते क्या है, कुछ स्टूडेंट जो, और ये इंडस्ट्री का बड़ा आलमी है कि स्टूडेंट्स आते हैं, फ्रेशर्स हैं, उन्हें होता है कि बस इंडस्ट्री में इन हो जाए, इन हो जाए, इन होना उनको बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वो कहते हैं तनख्वाह ना मिले बस इन, बिल्कुल, वो कहते हैं बस इन हो जाए, हमारे साथ लेबल लग जाए कि वी आर नॉट फ्रेशर, हम इंटर्नशिप कर रहे हैं या जॉब ऑलरेडी इंडस्ट्री में बैठे हैं। तो जब ये लेबल लगाता है कि ऑलरेडी कोई बंदा हायर हो चुका है और एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में उसने 3 से 6 महीने 1 साल गुजार लिया है, तो फिर उनको अच्छी ऑफर्स आना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है ना, क्योंकि इंडस्ट्री इस तरह की है, तो उनका बनता भी है क्योंकि वो एक्सपीरियंस बाकी हो चुके होते हैं। तो इसमें अक्सर करते क्या है कि एक तो वो इंडस्ट्री में जस्ट जल्दी में इन हो जाते हैं किसी भी रोल पे, फिर थोड़ी देर से बाद रियलाइज करना शुरू करते हैं, जो कि मुझे लगता है एक अच्छी चीज है कि यार मैं तो इस डोमेन के लिए हूँ नहीं, ठीक है ना, मुझे तो उस डोमेन में जाना चाहिए। अगर तो आपने रॉन्ग डोमेन में आ गए हैं और आपको रियलाइज हो चुका है, तो मैं और हम, हमारी कंपनी भी, हम सारे इसको अप्रिशिएट करते हैं, यार ये अच्छी चीज है, लेट अस नो विद इन द कंपनी कि आप अब कंपनी में आ गए, डिफरेंट टेक स्टैक्स हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, आपको इधर आके भी अगर रियलाइज हो गया कि आप रॉन्ग पोजीशन पे हायर हो गया तो हमें बताएं, हम आपको राइट प्लेस पे रिलोकेट करते हैं, राइट डिपार्टमेंट में मूव करते हैं अगर हमें नीड है, और अगर रिसोर्स अच्छे हैं, ठीक है ना, क्विक लर्नर है और सेल्फ मोटिवेटेड है,
तो हमारी कोशिश होती है कि ऐसे रिसोर्स को हम फैसिलिटेट करें, अगर रॉन्ग डिसीजन हो गया तो हम हेल्प आउट करते हैं कि आप किसी राइट टीम में मूव कर जाए। सही, जबरदस्त। लेकिन ये फिर बहुत कम शेयर करते हैं। अक्सर क्या करते हैं वो फिर हमें बताते नहीं है। एक तो वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं क्योंकि वो उसमें उनका दिल ही नहीं लग रहा होता उस काम में ना। लेट्स से एक बंदा कोडिंग के लिए बना ही नहीं है और वो कोडिंग में टाइम लगाया जा रहा है तो वो बोरिंग फील करता है। अगर तो शेयर करते हैं तो हम हेल्प आउट करते हैं, अगर शेयर नहीं करते तो वो फिर क्या होता है कि इंटरनल फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हो रही होती है और वो फिर और जगह पे देखना शुरू करते हैं। यानी बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप अपने टीम मैनेजर को बताएं, मैनेजर्स डिस्कस करें, ठीक है ना। इंडस्ट्री में देखें ये हायरिंग प्रोसेस और एथिकल भी है, ये एक टाइम लेता है, टाइम एंड एफर्ट लेता है। और आपको पता है हर चीज पे एक स्पेसिफिक जब टीम काम कर रही होती है बिहाइंड द सीन एक बजट भी लग रहा होता है, सारा कुछ है। तो हम भी ये चाहते हैं कि टाइम भी जो है ना वो बेस्ट यूटिलाइज हो, हमारा भी आपका भी, ठीक है ना। टाइम इज मनी, तो टाइम वेस्ट ना हो, आप हमें राइट टाइम पे बताएं, हम आपको हेल्प आउट करें। अगर हमारे पास नहीं है तो हम स्ट्रेट अवे कह देते हैं सॉरी यार इस टेक स्टैक में हमारे लिए पोजीशन नहीं है, हमारे पास नहीं है, यू कैन लुक फॉर अ बेटर थिंग, ठीक है। तो हम उसमें गाइड करते हैं। लेकिन और दूसरी चीज जो इसमें करते हैं कि आ गए हैं राइट टेक स्टैक में आ गए हैं, लेकिन क्योंकि इंडस्ट्री में आते हैं एक पीछे सोशल प्रेशर भी होता है, फैमिली का प्रेशर भी होता है कि नाउ यू आर ग्रेजुएट, आप इंडस्ट्री में आए हो, ठीक है ना। तो अब बस ना हमें कुछ लोगों को रिटर्न में बड़ी जल्दी ज्यादा पैसे की उम्मीद है कि यार बस जल्दी से अब ज्यादा पैसा आना चाहिए। तो ये एक चीज, इस चीज में मैं कहूँगा स्टूडेंट्स को कि देखें जी आप अपनी स्किल्स पे लर्निंग पे फोकस करें। नाउ यू आर इन अ प्रोफेशनल एनवायरनमेंट, द स्टार्ट ऑफ कैरियर कीप फोकसिंग ऑन लर्निंग, ठीक है ना। लर्निंग करें, पैसा खुद ही आ जाएगा, ठीक है ना। जब आपके पास स्किल सेट होगा आप कहीं भी अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। आपको हो सकता है अपनी डिमांड पे भी आपको अच्छे पैसे मिल जाए। तो हमारी कोशिश होती है कि हमारे रिसोर्सेज ना जाएं, ठीक है ना। और अगर मैं स्पेसिफिकली अपनी कंपनी की बात करूं तो हमारे पास यहाँ पे ऐसे रिसोर्सेज मिलेंगे इंक्लूडिंग मी के जो हम मोर देन 5 ईयर 6 ईयर से रिटेन है, सही है, ठीक है ना। और हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम अपने रिसोर्सेज को वैल्यू करें, ठीक है, क्योंकि जो आपके एनवायरनमेंट में आपके हिसाब से जो एक ट्रेनिंग हुई है, उनकी ग्रूमिंग हुई है, वो हमें बेस्ट सूट करते हैं, ठीक है ना। तो हमारी कोशिश होती है कि ना जाएं, ठीक है ना। अगर हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं तो सॉर्ट आउट करें, लेकिन लोग चले भी जाते हैं। अगर लोग चले जाते हैं डेफिनेटली देयर आर रूल्स, ठीक है ना, कि कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं, सारा कुछ होता है। यूजुअली जो प्रैक्टिस है वो 1 मंथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, 1 मंथ का नोटिस पीरियड पे जाना चाहिए, ठीक है ना। कंपनीज के लिए भी होता है कि 1 मंथ नोटिस, और एम्प्लॉय जो है ना वो भी 1 मंथ के नोटिस पे जा सकते हैं। लेकिन ये एक यूजुअल प्रैक्टिस है, कुछ कंपनीज में इससे ज्यादा भी होता है कि 2 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, नोटिस पीरियड 2 मंथ, क्या आप उससे पहले नहीं जा सकते, एम्प्लॉयज की तरफ से भी एम्प्लॉयर की तरफ से। तो ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, ठीक है ना। तो आप स्विच कर सकते हैं, बस सजेशन ये है कि एथिकल वे में जाएं, जो नोटिस पीरियड है उसको आप फॉलो करें, ठीक है ना, ताकि जो जिस कंपनी को आप छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है। अक्सर क्या कहते हैं जी वहाँ पे देखें जी मुझे कुछ बहुत कम होते हैं जो कहते हैं जी वहाँ पे मुझे लगता है मेरी लर्निंग बहुत अच्छी होगी। अक्सर वो पैसों की वजह से स्विच कर देते हैं कि वहाँ पे मुझे पैसे इतने डबल मिल रहे हैं, ये वो, ठीक है। तो मैं तो एक चीज़ उन कॉमन कहता हूँ, यार देखिए बिल्कुल आपको पैसे मिल रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं, आपका इस टाइम पे जो स्किल सेट है वो आपको वो पे कर रहे हैं, ठीक सही है। लेकिन ये स्किल सेट आप क्योंकि जब फ्रेशर थे, इंडस्ट्री में आए थे, इंडस्ट्री में किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस ने, किसी भी इंडस्ट्री ने आपको इन किया है, तो आप देखें अगर आप इन ना होते तो जिस लेवल पे अभी आप जा रहे हैं आप नहीं जा पाते। वो आपके इमोशन भी हैं इन सम वे, स्टूडेंट को रिगार्ड करना चाहिए सर, एथिकल भी है भैया, इस वजह से क्या फ्यूचर में आपको कनेक्शन बिल्ड करने चाहिए, कनेक्शन ना कि सिर्फ पर्सनल प्रॉफिट के लिए आप ये काम करें। और प्रॉफिट है ही है जी, देखिए अब जब आपने स्किल है, कैरियर, जैसे मैंने कहा कि कैरियर के स्टार्ट में फोकस करें अपनी लर्निंग पे, ठीक है ना, अपनी स्किल्स एनहांस करें और राइट स्किल्स, राइट डायरेक्शन में जाएं। अगर कहीं पे भी लगा ना आपको कि मैं राइट डायरेक्शन में नहीं हूं तो अपनी राइट डायरेक्शन लें, ठीक है ना। रॉन्ग डायरेक्शन में एफर्ट ना पुट करें। दूसरी बात पता है कि ऐसे छोड़ में बहुत ग्रो नहीं ऐसे वो तो ठीक अलग बात है, ऐसी मैं कैसे छोड़ के चले जाएंगे ना, कितने आपके कोलीग्स होंगे, वो क्या इंप्रेशन जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है, उन पे भी अच्छा नहीं जाता फिर। और मैं अगर इंडस्ट्री में बताऊं, जब लेट्स से हम भी हायरिंग करते हैं ना, तो डिफरेंट वे से हम ट्राई करते हैं पर्सन को जज करने की कि अगर एक बंदा हमारे पास आ रहा है तो पीछे कंपनी में वो क्या करके आ रहा है। जाहिर बात है हमारे पीछे कंपनी में ऐसा कनेक्शन डायरेक्ट तो नहीं है, समटाइम होते भी हैं, डायरेक्ट भी HR टू HR डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन हो जाती है। लेकिन हम कुछ होते हैं कि लेट्स से सीवी में मेंशन है जी कि आपका जो कैरियर में पिछली जो 2-3 कंपनियां हैं, आपने विद इन 6-6 महीने आपने स्विच किया हुआ है, बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है। इसमें वैलिड रीजन भी हो सकती है। हमारे पास एक केस है, हमारे
UI UX डिपार्टमेंट में है, ठीक है ना। वो बंदा आज से 3 साल पहले जब उसको हायर किया तो उसकी CV पे मैंने ये क्वेश्चन किया कि आपकी इससे पहले जो 3 कंपनीज हैं उसमें आपने एक कंपनी में आपने 6 मंथ काम किया, एक में 4 मंथ और एक में अभी जस्ट 3 मंथ हुए हैं, यू आर स्विचिंग अगेन, आप क्यों कर रहे हैं स्विच? उसने मुझे रीज़न बताई कि जी हायरिंग तो हो गई, ठीक है ना, और हर कंपनी में पहले से ज़्यादा पैसे भी मिल रहे थे, डिमांड भी ज़्यादा मिलती है, तो स्विच करना जब फ्रेश ग्रेजुएट होता है कि ये भी होता है कि यार पैसे जल्दी जल्दी ज़्यादा बिल्कुल ये बात। तो कहते हैं जी कि मुझे लगता है कि मुझे ना राइट एनवायरनमेंट नहीं मिला जहाँ पे मैं अपने इस स्किल को ठीक है ना वो अप्लाई कर सकूं, और जब अप्लाई करते हैं डेफिनेटली न्यू लर्निंग भी है, ठीक है ना, आप नई चीज़ें सीखते भी जाते हैं। कहते हैं मुझे लगता है मुझे राइट प्लेस नहीं अभी तक मिली जहाँ पे मेरी लर्निंग अच्छी हो। मैं जिस भी कंपनी में गया मुझे लगा कि बस इधर मैं ये काम करूंगा, ठीक है ना, इससे आगे मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, जैसे कोई प्रॉपर डिपार्टमेंट नहीं है, प्रॉपर टीम नहीं है, तो या तो सेल्फ लर्निंग करनी पड़ेगी। असल है भी सेल्फ लर्निंग, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो टीम में अच्छी लर्निंग होती है उनकी, उन्हें होता है कि यार नहीं कोई टीम भी होनी चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, वो बंदा उसके बाद हमारी कंपनी में, और उसकी 3rd एनिवर्सरी है कुछ अर्सा पहले हुई है, ठीक है ना, तो रिटेन रहा है बिल्कुल। तो इट मींस कि उसको एक ऐसा एनवायरनमेंट मिल गया है जहाँ पे वो सेटिस्फाइड है, ठीक है। तो आप अगर सेटिस्फाइड ना हो, ये मैं अपने जो यहाँ पे अभी भी टीम मेंबर बैठे हैं मैं उनको भी ये कहता रहता हूँ कि देखिए आपकी लर्निंग स्टॉप नहीं होनी चाहिए, एवरी डे यू शुड लर्न समथिंग न्यू, ये एडिशन होनी चाहिए आप, ठीक है। अगर कहीं पे आपकी लर्निंग बिल्कुल स्टॉप है, होता नहीं है यूजुअली जब काम करते हैं तो इंडस्ट्री में, ठीक है ना, तो आपकी लर्निंग होती है, लेकिन सम टाइम आपको लगता है कि यार मैं एक ही चीज पे लगा हुआ हूँ, वही चीज रिपीटेडली कर रहा हूँ करनी पड़ती है। जब एक प्रोजेक्ट चल रहा है तो थ्रू आउट द प्रोजेक्ट आपको रिलेटेड चीजें करनी है, लेकिन विद इन दैट आपको न्यू चीजें की लर्निंग होनी चाहिए। बिल्कुल। अगर लर्निंग नहीं हो रही देन जो है ना फिर आप जरूर सोचें, हो सकता है कि जिस प्लेस पे आप हैं अब वो एनवायरनमेंट आपके लिए सूटेबल नहीं है, फिर आप बिल्कुल अपनी लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप बिल्कुल देखें, ठीक है ना। तो जो स्किल सेट आप नए सीखते रहेंगे वो वैल्यू ऐड होगी आपकी अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में, और उसकी बेस पे आप आगे अच्छे पैकेज पे भी जा। मेरे ख्याल में एक बेस्ट क्वेश्चन ये भी होता है इंटरव्यू के दौरान कि एक सिनेरियो बेस बनाया कि लेट्स से आपके 4 महीने गुजरे हैं, ठीक है, बात कहते ना कुछ सोच रखते हैं भाई साल का कॉन्ट्रैक्ट रखते हैं आप ना कि मिनिमम अपने साल रखना है यहाँ पर। बिल्कुल सही। तो वो कैसे पूछते हैं लेट्स से 4 महीने बाद आपको अच्छी जॉब ऑफर होती है, उसमें सैलरी डबल आपको हो जाती है, तो आप जाएंगे उधर या नहीं जाएंगे? ठीक है, तो जज करने के लिए पर्सन को तो अगर जाएंगे तो हमें कैसे इन्फॉर्म करेंगे, चेक करने के लिए कि बंदा एथिकल है या किसका रिस्पांस कैसा है। वो डिफरेंट वेज हैं, तो ये करते हैं सारे, ये इनके लिए कोई ऐसा स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है ना। तो इंटरनली बस हर कंपनी के अपने प्रोसेसेस होते हैं। जैसे मैंने कहा था कि हम भी मतलब ये कोशिश करते हैं जज करने की इवन ड्यूरिंग द इंटरव्यू और हायरिंग प्रोसेस, इस बंदे का माइंडसेट क्या है। ये टेक्निकल इंटरव्यू के बाद होता है, नॉट ओनली टेक्निकल इंटरव्यू, डिफरेंट लेवल्स होते हैं, ठीक है ना, बिहेवियरल और उसमें डिफरेंट एस्पेक्ट से जो है ना जज किया जाता है। ठीक है, अदनान साहब ये बताएं कि प्रेशर एनवायरनमेंट कितनी होती है इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि मैंने सुना है कि सॉफ्टवेयर हाउस इस तरह का होता है कि 10 बजे से लेकर लोग 6-7 बजे तक शाम को बैठे होते हैं और टेंशन होती है प्रोजेक्ट की, जो डेडलाइंस होती हैं इन जनरल सॉफ्टवेयर हाउस में मैं सुना हुआ है। तो ये प्रेशर कितना होता है और इससे क्या साइकोलॉजिकली बंदा अफेक्ट होता है? देखिए जी, बिल्कुल प्रोफेशनल एनवायरनमेंट डिफरेंट होता है, ठीक है ना। एजुकेशनल जो बैकग्राउंड में चीज़ें चल रही हैं वो उस तरह से एक रियल प्रोजेक्ट का, रियल क्लाइंट्स का प्रेशर नहीं होता, ठीक है ना। स्टूडेंट लेवल पे ज़्यादा वो क्या होता है कि डिग्री लेवल का प्रेशर होता है, कोर्स लेवल का होता है, और प्रोफेशनल जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें क्लाइंट्स के साथ आपकी जो है वो डेडलाइंस डिसाइडेड होती हैं, यू हैव टू डिलीवर, ठीक है। तो उसमें कोशिश की जाती है कि प्रॉपर प्रोजेक्ट प्लानिंग और मैनेजमेंट इस तरह से की जाए कि बीच में बफर भी रखा जाता है, लेकिन मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स हैं वो हो जाते हैं कि उसमें ना फिर यूजुअली चीज़ें आगे चली जाती हैं। मल्टीपल चीज़ें हैं, लेट्स से कि कोई टीम प्लेयर मिस हो सकता है, उसका प्रेशर ओवरऑल प्रोजेक्ट पे आ सकता है। रिक्वायरमेंट बड़ी फ्रिक्वेंटली चेंज होती हैं, ठीक है, जैसे क्लास प्रोजेक्ट है, कोर्स प्रोजेक्ट है, उसमें डिसाइड है कि आपने यही करना है, ठीक है ना। इन रियलिटी जो क्लाइंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, क्लाइंट आपको सारी चीज़ें डे 1 से उस तरह से नहीं शेयर करते कि मैंने ये करना, ठीक है। तो जब आप प्रोजेक्ट इनिशियलाइज होता है, ठीक है ना, तो ऑलमोस्ट ऑन एवरी डिलीवरेबल जब क्लाइंट के पास एक डिलीवरेबल जाती है तो उनका फीडबैक आना स्टार्ट होता है। तो फीडबैक में करेक्ट इम्प्रूवमेंट्स भी, वो उसको इम्प्रूवमेंट्स कह देते हैं, हम उसको चेंजेस कहते हैं, ठीक है। तो उन चीज़ों का फिर एक टाइमलाइन पे इम्पैक्ट होता है, ठीक है।
तो उसमें खैर अभी तो एजाइल फ्रेमवर्क में काम होता है, तो ठीक है, जैसे जैसे वो मतलब चेंजेस आती हैं, हमारी कोशिश होती है कि जो कवर हो सके हम वो कर लें और टीम पे बर्डन ना आए, ठीक है। लेकिन ये रियलिटी है कि इवेंचुअली टाइमलाइन जो है ना वो एक्सपेक्टेशन से ऊपर जाने का खर्चा होता है, तो फिर उसमें हम कोशिश होती है कि अब ऊपर तो नहीं ले जा सकते, जो एग्रीड टाइम है या जो भी चेंजेस आई हैं उसके अकॉर्डिंगली भी टाइमलाइन जो रीअसेसमेंट हुई है, दोबारा से एडजस्टमेंट हुई है, तो ये इन रियलिटी ये टाइम आ जाता है। जब प्रोजेक्ट की डिलीवरी आती है तो तब फिर बहुत सारी चीज़ें देखनी है कि अब तो ये चीज़ें डिलीवर करनी है, तो सारी टीम ने एक बहुत ज़्यादा इफेक्टिव जो है ना वो कोलैबोरेशन भी उनमें हो रही होती है, फिर बहुत सारी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड सामने आ रही होती हैं जब टाइमलाइन एंड पे आती है, ठीक है। स्टूडेंट प्रोजेक्ट्स में भी होता है कि प्रोजेक्ट के स्टार्ट से इतना कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे ही प्रेजेंटेशंस आ रही होती हैं, प्रेजेंटेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, चीज़ों को कंक्लूड कर रहे होते हैं, फिर बहुत सारी चीज़ें निकलती जाती हैं, फिर वो एक प्रेशर बिल्ड होता है, ये रियलिटी है। तो प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स हैं, इनमें तो अगर आप प्रेशर कह रहे हैं तो प्रेशर मैं कहूँगा कि ये तो है ही है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, ठीक है जी। डिलीवरेबल देनी है तो प्रेशर तो आता है, तो उसको हैंडल करना एज अ टीम हैंडल कर लिया जाता है, लेकिन दिस इज आल्सो रियलिटी कि ओवर सिटिंग अक्सर करनी पड़ जाती है, उसके पैसे मिलते होते हैं डेफिनेटली। अच्छा। डेफिनेटली मतलब ओवर सिटिंग है, ठीक है ना, तो वो हर कंपनी की अपनी पॉलिसी कि आप उनको क्या पे ऑफ करते हैं, तो पैसे तो कंपनसेट हो जाते हैं, लेकिन जो वो प्रेशर है साइकोलॉजिकली या मेंटली, ठीक है ना, तो वो एक स्ट्रेस तो आता है। आप रेडी करते हैं अपने एम्प्लॉयज को वैसे कर रहे होते हैं कि भाई ये सिचुएशन फेस करनी पड़ सकती है? जी जी बिल्कुल, उसके लिए प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि इन रियलिटी जो रियल टाइम प्रोजेक्ट्स हैं उनमें होना हमारी कोशिश होती है कि उनको जब हम ट्रेनिंग प्रोसेस होता है ना, तो उसमें भी इंटरनली ही हम समटाइम इस तरह की डेडलाइंस क्रिएट कर रहे होती हैं कि एक प्रेशर क्रिएट हो और वो प्रेशर को लेने की उनकी एक हैबिट बिल्ड हो, ना कि वो स्ट्रेस प्रेशर आए तो स्ट्रेस ले, बल्कि वो उस प्रेशर को टैकल करना सीखें। हमारी कोशिश होती है कि हम उस तरह से उनको ट्रेनिंग करवाएं। एक अच्छी बात ये है कि हफ्ते इतवार छुट्टी होती है कम से कम। हाँ बिल्कुल, ये स्कूल होता है, मैंने काफी डेवलपर देखा है, बिल्कुल ऐसे ही है। बाकी मोस्टली सॉफ्टवेयर हाउसेज में सैटरडे संडे ऑफ होता है, ठीक है ना, तो ये एक अच्छा होता है कि आप उसमें एक अच्छी नींद पूरी करें, रिलैक्स हो, अपने पर्सनल मैटर्स को देखें, वैसे ना। अच्छा अदनान भाई, कुछ लोग जो है वो फ्रीलांसिंग करते होते हैं ना अपवर्क प्लेटफॉर्म पर या और भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, तो जब वो सॉफ्टवेयर हाउस में आते हैं ना, तो वो 1-2 साल ऑब्जर्व करते हैं कि काम कैसे कर रहे हैं, क्लाइंट के साथ डील कैसे कर रहे हैं, क्योंकि आप टीम लीड भी होते हैं ना, और मल्टीपल प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं, आपकी टीम्स बनी होती हैं, हर प्रोजेक्ट को आप उसको लेके चल रहे होते हो। तो मैंने ये भी देखा है कि ये कैसी प्रैक्टिस है कि 2 साल आप कंपनी में काम करें और आपको क्लाइंट के साथ डायरेक्ट कोई लिंक आपका एस्टैब्लिश समा हो जाता है, तो फिर लोग अपना भी आप सेटअप अलग से बना लेते होते हैं ना। तो लॉन्ग टर्म जो इंडस्ट्री में बंदा आता है जॉब करने के लिए, क्योंकि आपने CS किया हुआ है, कोई बैकग्राउंड है, आप कोडिंग में आते हो, तो मेन राइट माइंडसेट क्या होना चाहिए कि मैंने अपना स्टार्टअप शुरू करना है या मैं इस कंपनी के साथ एसोसिएट रहूंगा, ठीक है, फेयरनेस आप करें, उनके साथ एथिकली लेके चले। तो लेकिन अगर आपको अपना क्लाइंट मिल जाता है, अपना वर्क शो करते हैं, आप वर्क में ये प्रोजेक्ट्स किए, अपना क्लाइंट आपको मिल जाता है, तो फ्यूचर में क्या करना चाहिए बंदे का? अच्छा, ये अभी जो ना मैं अपना ओपिनियन शेयर कर सकता हूँ, ये प्रैक्टिस बता सकते हैं, जनरल प्रैक्टिस। बिल्कुल, आजकल ये चीज़ बड़ी कॉमन है, ठीक है ना, कि जो इंडस्ट्री के लोग हैं, स्पेशली जो IT इंडस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है ना, वो इवन के स्टूडेंट लाइफ में भी फ्रीलांसिंग की तरफ चले जाते हैं, ठीक है ना। तो मैं तो इसको अप्रिशिएट करता हूँ, विच इज़ वेरी गुड थिंग, ठीक है ना। आप एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में आके सारा कुछ सीखते हैं, लेट्स से कि हम इंडस्ट्री में बैठे हैं 15 साल हो गए हैं, ठीक है ना, तो अगर हमारी सुपरविजन में कोई काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो हमारे एक्सपीरियंस से भी बहुत चीज़ें सीखेंगे, जो चीज़ें उन्होंने डायरेक्ट क्लाइंट के साथ एक्सपीरियंस करनी है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर कोई डायरेक्ट फ्रीलांसिंग कर रहा है, ठीक है ना, तो वो मल्टीपल चीज़ें सीख रहा है। एक प्रोग्रामर है, वो फ्रीलांसिंग कर रहा है, तो नॉट ओनली कि वो प्रोग्रामिंग में अपने आप को जो है ना वो अपस्किल कर रहा है, ठीक है ना, वो देखें वो बिजनेस को भी सीख रहा है, वो क्लाइंट कम्युनिकेशन भी सीख रहा है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग भी सीख रहा है, प्लानिंग भी सीख रहा है, ठीक है ना। और समटाइम फ्रीलांसर होते हैं वो इंडिविजुअली नहीं करते, वो टीम बिल्डिंग भी करते हैं, टीम बिल्डिंग भी सीख रहे हैं, ठीक है ना। तो जो लोग इसमें अच्छा कर सकते हैं वो कर रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है ना, और कुछ इंडस्ट्री में आने के बाद भी करते हैं। हाँ, अब इसमें ये हो जाता है कि जैसे इंडस्ट्री में बैठे हैं, तो हमारे साथ अगर कोई एम्प्लॉयज़ यहाँ पे बैठे हैं, काम कर रहे हैं, तो अक्सर जो एम्प्लॉयर्स हैं या रिक्रूटर हैं, ठीक है ना, कंपनीज हैं, वो इस चीज़ को अप्रिशिएट तो नहीं करते कि आपने कंपनी के साथ एक फुल टाइम कमिटमेंट दी हुई है, ठीक है, और उसके बावजूद भी आप फुल टाइम कमिटमेंट है कि आपने 8 आवर्स जो है ना वो देने हैं ऑफिस को। उसके बाद आप जाके अपनी पर्सनल लाइफ देखें, अपनी फैमिली मैटर्स को देखें,
और उसके बाद आप एक डीप स्लीप लें ताकि नेक्स्ट डे जब आप आए तो एक फ्रेश माइंड से आए और दोबारा अपनी ड्यूटीज जो है ना वो पूरी करें, रोल ना पूरा करें। तो लेकिन जो आजकल बड़ा कॉमन है कि फ्रीलांसिंग का एक ट्रेंड है, ठीक है ना, और बड़ी अच्छी अर्निंग भी करते हैं इसमें लोग, तो एक अच्छी चीज़ है, मैं इसको वो नहीं करता, अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन उसमें होता क्या है कि अगर आप एक कंपनी के साथ फुल टाइम कमिटमेंट है, ठीक है ना, आप घर जाते हैं, आप रात को लेट नाइट 3, 4, 5, 6 आवर्स आप पूरे करते हैं, मतलब अपने फ्रीलांसिंग को देते हैं, तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट तो आएगा। कहाँ पे आएगा? आपकी पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब होगी, आपकी नींद पूरी नहीं होगी, आपको जो हेल्थ भी आपकी लॉन्ग टर्म में एक्स्ट्रा लोड कैरी कर रहे हैं, तो एक्स्ट्रा लोड कैरी कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी आएगा। फिर जब आप नेक्स्ट डे ऑफिस आएंगे, इंस्टेड ऑफ 8 आवर्स की आपने नींद पूरी करनी है, आप 3-4 घंटे की नींद पूरी करके ऑफिस में आएंगे, तो ऑफिस का काम भी इम्पैक्ट होगा, ठीक है, आप ऑफिस में उस तरह से परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे। कुछ अर्सा पहले भी एक केस हुआ कि यहाँ से एक फ्रेश ग्रेजुएट, हमने उसकी हायरिंग थी, ठीक है ना, तो उसने हमारे पास 2 to 3 years, 2.5 years उसने ऑलमोस्ट उसने हमारे पास काम किया एज अ डेवलपर। उसने यहाँ से स्विच किया, यहाँ से जाने के बाद जिस क्लाइंट के साथ, जिस क्लाइंट की टीम में वो था, ठीक है ना, जब क्लाइंट की टीम में होते हैं सम टाइम टीम मीटिंग्स भी होती हैं, टीम मीटिंग्स होती हैं तो टीम और क्लाइंट की भी इंटरेक्शन होती है, तो देन दे नो ईच अदर। तो यहाँ से जाने के बाद एक दिन जब वो यहाँ से चला गया, तो कुछ अर्से बाद क्लाइंट ने हमें अप्रोच किया दोबारा से कि यार आपका ये रिसोर्स है, ठीक है ना, जो कि अभी आपका पार्ट नहीं है। ही अप्रोच मी डायरेक्टली ऑन लिंक्डइन कि मैं आपकी टीम का पार्ट था, ये चीज़ें हैं, तो मैंने इन चीज़ों पे काम किया हुआ, तो आई एम इंटरेस्टिंग कि मैं आपके साथ डायरेक्ट काम करूँ, ठीक है, तो अगर मुझसे रिलेटेड कभी कोई सर्विसेज चाहिए हो तो आई एम अवेलेबल। नाउ दिस इज टोटली अनएथिकल कि आपने देखें उस बच्चे से दोबारा भी कोशिश की उसे कम्युनिकेट करने की, समझाने की। इंडस्ट्री से डेफिनेटली सेम इंडस्ट्री है, तो चला तो गया, हम उसे कर कुछ नहीं सकते, लेकिन बीइंग सीनियर उसे समझाया कि एटलीस्ट यार ये चीज़ दोबारा ना करना, अपनी उस कंपनी के साथ ना करना। हम चाहते तो हम लीगल एक्शन ले सकते, अलग से क्लाइंट बनता है कोई, तो आप बनाओ अपना अलग, ठीक है ना, लेकिन जो कंपनी का क्लाइंट है आप उसको डायरेक्ट अप्रोच करो। ये तो क्लाइंट क्योंकि जो गोरा मेंटालिटी है स्पेशली, ठीक है ना, तो वो तो इन चीजों को बड़ा माइंड करते हैं। उसने बड़ा माइंड किया इस चीज को, उसने हमसे शेयर किया कि यार ये देखो ये अनप्रोफेशनल काम है कि आपके यहाँ टीम से बंदा गया और उसने मुझे डायरेक्ट अप्रोच किया कि आए जी मैं आपके साथ काम करता हूँ डायरेक्ट, ठीक है ना। इसने अपना बिजनेस चलाने के लिए, ठीक है ना, डायरेक्ट बात की। अगर इसे चाहिए था एथिकली, इसे चाहिए था हमें कहता जी कि ऑल्दो आई एम नॉट पार्ट ऑफ योर टीम सॉफ्टवेयर अलायंस, बिल्कुल, लेकिन मैं काम करना चाहता हूँ, ये प्रोजेक्ट मेरे इंटरेस्ट का है, तो हो सकता है हम उससे कोई पार्ट टाइम डील बना लेते, अगर उसकी नीड होती, लेकिन डायरेक्ट क्लाइंट को अप्रोच करना इट इज टोटली अनएथिकल, ठीक है ना। तो वो किया है उसने, और ये मतलब करते हैं कुछ लोग करते हैं, ठीक है। कुछ लोगों की समझ लो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनकी लक भी चल जाती है, कुछ क्लाइंट डायरेक्ट हो भी जाते हैं, डायरेक्ट हो जाते हैं तो वो अपना सेटअप चला भी लेते हैं। लेकिन इसमें एडवाइस ये है कि यार देखो जहाँ पे आपने टाइम गुजारा है, ठीक है ना, तो आप जो है ना एक अच्छा टाइम गुजरा होता है, आपने वहाँ पे आके अच्छी लर्निंग की है, तभी आप इस लेवल पे आए हैं। तो अब आप एटलीस्ट उनके क्लाइंट्स तो ना तोड़ें, वो खराब ना करें, क्लाइंट खराब ना करें। आप अपने क्लाइंट देखें, इट्स योर राइट, हर किसी का राइट है जी कि वो अपना क्लाइंट देखे और उनके साथ काम करें। आपने जो यहाँ पे सीखा है आप नॉलेज अप्लाई करें उधर, ठीक है ना। क्लाइंट कम्युनिकेशन सीखिए, आप जाएं देखें, आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, आप ढूंढें अपने क्लाइंट, उनके साथ करें काम। अदनान भाई आप हायरिंग करते हैं माशाल्लाह, काफी अच्छे आपके ज़्यादा एम्प्लॉयज भी हैं। जो यूनिवर्सिटी बैकग्राउंड है कि फॉर एग्जांपल कोई लोग डिफरेंट यूनिवर्सिटीज पढ़ के आते हैं, तो आपका एक्सपीरियंस क्या है? 15 साल आपको गुजर चुके हैं कि यूनिवर्सिटीज कितना कंट्रीब्यूट कर रही हैं, और जो ग्रेजुएट्स हैं वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के किस तरह कंपेयर करते हैं? क्या आप प्रेफर करते हैं कि भाई इस यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हो, या आप जीपीए देखते हो या स्किल देखते हो, या यूनिवर्सिटी को नहीं देखते? इसकी क्या प्रैक्टिस इंडस्ट्री में चल रही है? अच्छा, सिंपली मैं कहूँ तो नो, ठीक है ना। इंडस्ट्री में जब है जितना एक्सपीरियंस पहले हम भी सुनते हुए थे जब हम पास में थे, ठीक है ना, कि इंडस्ट्री में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ना, कुछ जो वेल नोन यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, उनका देखिए नाम तो एक है, ठीक है ना, लेकिन जो हम भी हायरिंग प्रोसेस करते हैं उसमें भी हम इवन के जब सीवीज भी शॉर्टलिस्ट करते हैं ना, यूनिवर्सिटीज़ नहीं देखते, ठीक है ना कि जीपीए देखते हैं, ठीक है जी। हम देखते हैं कि स्किल सेट क्या मेंशन किया हुआ है, और हम ट्राई करते हैं कि हम अपॉर्चुनिटी देके वो इंटरव्यू में आए, ठीक है ना। इंटरव्यू में फिर हम जज करते हैं कि कैपेबिलिटीज क्या है,
रिगार्डलेस ऑफ यूनिवर्सिटी और CGPA, ठीक है ना, AGPA। तो अगर तो दे आर परफॉर्मिंग वेल इन इंटरव्यू और हमें फील हो जाता है कि देयर इज अ पोटेंशियल, तो हम उनको जो है ना वो हायर करते हैं, ठीक है ना। तो ये मैटर नहीं करता, लेकिन डेफिनेटली जो अदारे हैं, ठीक है ना, उनमें बच्चों के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज आप प्रोवाइड करते हैं, उनका एक्सपोजर कितना होता है, ये मैटर करता है, ठीक है जी। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की अगर फास्ट का देखें तो फास्ट के जो ग्रेजुएट्स हैं डेफिनेटली उनका एक्सपोजर जो है ना वो एक अच्छा समझा जाता है, ठीक है ना, क्योंकि मैं भी फास्ट से हूँ और प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रैक्टिकल इसमें भी है लाइफ में, ठीक है ना, प्रोफेशनल लाइफ में है। तो यहाँ पे भी जो हायरिंग है, ठीक है ना, लेकिन सिर्फ ये नहीं है कि फास्ट के ग्रेजुएट ही अच्छे हैं, ठीक है जी, क्योंकि उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज दी गई हैं, ठीक है ना, उन्होंने उनकी ग्रूमिंग अच्छी हुई होती है इवन के स्टूडेंट लेवल पे। लेकिन इससे ये नहीं है कि दूसरी यूनिवर्सिटी जो है ना उनके ग्रेजुएट्स अच्छे नहीं होते, उनके भी ग्रेजुएट आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है जी। इंडिविजुअली डिपेंड करता है। इवन के मैं आपको बताऊं कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए स्टूडेंट, ठीक है ना, सम टाइम वो बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये इंडिविजुअल स्किल्स हैं, ठीक है ना। मैं कहता हूँ कि नेचुरल एबिलिटीज हैं, बस जो आपका अदारा है वो उनको हेल्प आउट करता है कि उनको समझ के पॉलिश करने में, ठीक है ना। उन्हें अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं कि वो स्टूडेंट लाइफ में ही एक प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड जो है ना वो उन्हें टास्क दिए जाते हैं, प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं कि ताकि वो उनको उधर ही अप्लाई करके देखें, ठीक है। तो ये मैटर करता है, लेकिन हम लोग हायरिंग में ये नहीं देखते कि कौन सा किस यूनिवर्सिटी से, ठीक है ना, टोटली डिपेंडिंग ऑन द इंटरव्यू कि आप परफॉर्म क्या करते हैं। ये मुझे बताएं कि कमिंग 5 to 10 years कुछ लोग मैंने देखा है कि इंटर के बाद भी सॉफ्टवेयर हाउस के साथ लिंक्ड हो जाते हैं, एज इंटर्न ही काम करते हैं, फिर उनके साथ लगे रहते हैं। तो डिग्री कितनी मैटर करेगी आपके ख्याल में इन कमिंग 5 to 10 years? कि जरूरत उसकी है या नहीं है? देखिए जी, जरूरत तो रहेगी, ठीक है ना, ये नहीं कह सकते कि जरूरत नहीं है। अगेन कि इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। जो एक ग्रेजुएशन करके आया हुआ है बच्चा, ठीक है जी, वो एक एनवायरनमेंट में, ठीक है ना, और उससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स और प्रैक्टिकल जो कोर्स लेवल के प्रोजेक्ट्स होते हैं या फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स, ठीक है जी, और उससे रिलेटेड लैब्स और उनके जितने भी R&D जितने वो करते हैं, वो करके आया, ठीक है ना। तो उसको इंडस्ट्री में इन होने के लिए और ग्रो करने के लिए, ठीक है ना, उसको शायद कंपैरेटिवली कम एफर्ट में, ठीक है ना, वो ज्यादा अच्छा ग्रो कर जाएगा, ठीक है ना, इंडस्ट्री में। और जिसने ग्रेजुएशन डिग्री नहीं की, इंटरमीडिएट लेवल पे आप देखें ना कि उतना एक्सपोजर तो नहीं है ना उसके पास, ठीक है ना। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप किस डोमेन में जा रहे हैं, ठीक है ना। कुछ डोमेन्स में मैटर नहीं करता कि आपकी ग्रेजुएशन अच्छी है तो फिर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, कर भी सकते हैं। देखिए, ग्रेजुएशन इज अ प्लस, मैं ये नहीं कहता, इज डेफिनेटली इज अ प्लस, सही बात। लेकिन आजकल जो ट्रेंड है, मैं अगर अपने सॉफ्टवेयर हाउस की एग्जांपल दूं तो हमारे पास एक सीनियर मशीन लर्निंग इंजीनियर है, ही इज ऑलमोस्ट 5 years ऑफ एक्सपीरियंस नाउ। अच्छा, वो अभी अपने आई बिलीव ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट कर रहे हैं अभी वो, अच्छा, ठीक है ना। तो मीन्स कि उन्होंने शायद अपने इंटर से पहले ही, शार्प माइंड होते हैं, उन्होंने अपने इंटर से पहले ही जो उनका इंटरेस्ट था उससे रिलेटेड उन्होंने अपनी लर्निंग करना स्टार्ट की और इंडस्ट्री में किसी न किसी लेवल पे एज एन इंटर्न इन हो गए, ठीक है। तो मीन्स कि देयर आर अपॉर्चुनिटीज, आप ये कर सकते हैं, जिनमें पोटेंशियल है वो कर सकते हैं और कर रहे हैं। रियल एग्जांपल, लेकिन हर कोई नहीं कर सकता, हर कोई नहीं कर सकता, लेकिन जो कर सकता है ना वो करते हैं। कुछ को गाइड भी चाहिए होता है, कुछ के पास कोई गाइड नहीं होता, ऐसे ही है। तो लेकिन कुछ ऐसे होते हैं वो करते हैं और इंडस्ट्री में है। अदनान साहब, मुझे ये बताएं कि AI जब से आई है 2022-23 में, तो सॉफ्टवेयर हाउसेस पर कितना इम्पैक्ट पड़ा है? क्या जॉब्स ले-ऑफ्स होंगी आगे फ्यूचर में, या आपने क्या चेंज देखा AI आने के बाद, और फ्यूचर में 5-10 साल में आप क्या देख रहे हैं? अच्छा, इसमें ये कहा जा रहा है कि AI जो ना रिप्लेस करेगी ह्यूमंस को, तो लेकिन मैं समझता हूँ कि डेफिनेटली एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है इसका, ठीक है ना। पॉजिटिव मैं ज्यादा समझता हूँ, ठीक है ना, और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है ना। उसमें जो आपने ले ऑफ की बात की, तो मैं इस पे ये कहूँगा कि AI ह्यूमंस को टोटली रिप्लेस तो नहीं करेगी, ठीक है ना, लेकिन पॉजिटिव वे में समझता हूँ कि ये हेल्प आउट करेगी बूस्ट करने में, ठीक है ना, कि आप अपनी परफॉर्मेंस बेटर कर सकते हैं, ठीक है ना। जो अगर मैं स्पेसिफिक एग्जांपल लूँ प्रोग्रामर्स की, ठीक है, तो लेट्स से एक वेबसाइट प्रोजेक्ट है सिंपल, वटएवर, उसे किसी भी किस्म का प्लेटफॉर्म लगा लें, वेब शॉप लगा लें, कोई सिंपल वेबसाइट लगा लें, ठीक है ना। मल्टीपल नंबर ऑफ पेजेस हैं, हंड्रेड्स ऑफ पेजेस हैं वेबसाइट के, ठीक है। तो अगर पहले वो ह्यूमन एफर्ट के साथ, ठीक है ना,
वो उस प्रोजेक्ट को अगर 3 मंथ की ड्यूरेशन में निकालते हैं, ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ एआई टूल्स, राइट टूल्स, प्रोग्रामर्स के लिए स्पेसिफिक टूल्स हैं, ठीक है ना, तो वो उनसे वही काम विद इन डेज में करवा लेते हैं, ठीक है। तो होगा क्या कि एक्चुअली हमें एआई से अप टू डेट अपने आप को रखना पड़ेगा, लेटेस्ट टूल से अवेयरनेस और उनको यूज करना आना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि ये एसेंशियल है, अब आना चाहिए आपको, ठीक है, उससे, क्योंकि अब ये डिमांड है मार्केट की, ठीक है। इवन के कुछ क्लाइंट्स डिमांड करते हैं कि मेरा ये 12 मंथ्स का प्रोजेक्ट है, हाउ यू कैन डिलीवर विद इन 2 मंथ्स 3 मंथ्स यूजिंग एआई टूल्स। सही है, मतलब अब क्लाइंट डिमांड करते हैं कि आप एआई टूल्स यूज करके कैसे टाइम रिड्यूस कर सकते हैं, और इतना टाइम रिड्यूस डेफिनेटली होता है। उसमें ये है कि लेट्स से आप एक सिंपल एक अगर HTML CSS पेज बना रहे हैं, हंड्रेड्स ऑफ पेजेस हैं, तो डेफिनेटली ह्यूमन एफर्ट तो वो अपना एक टाइम लेंगे, लेकिन एआई टूल्स के लिए उन्होंने आपको सारा कुछ जो बेसिक्स है वो आपको जनरेट कर देना है, ठीक है। आपको एआई टूल्स यूज करने आने चाहिए, और एआई टूल्स को यूज करके जो भी आपने कोड जो है एआई टूल्स को से करवाया है, आपको उसको फाइनली देखना तो खुद ही है, आपने आपने मैनेज खुद ही करना है, ठीक है ना, कि हाउ वो बेस्ट सूट करे प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली, ठीक है ना। डिफरेंट फैक्टर्स है उसमें, वो फिर ज्यादा डिटेल हो जाती है कि लेट्स से कंपैटिबिलिटी है या नहीं है, ठीक है, डिवाइस कंपैटिबिलिटी और सारा कुछ, वो एक फायदा ज्यादा है, बिल्कुल ऐसे है। तो बेस स्ट्रक्चर जिसको आप फॉलो कर रहे हैं वो उसी स्ट्रक्चर के मुताबिक आप उससे कोड करवाएं, तो ये टेक्निकल एक्सपर्ट जो है वो करवाते हैं, ठीक है ना। और हमारे भी यहाँ पे बड़ा एक्सटेंसिवली एआई टूल्स हम यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, कि ह्यूमन एफर्ट्स कम हो जाए। तो इट डजंट मीन कि ह्यूमन को रिप्लेस करेगा, लेकिन इट विल हेल्प आउट द ह्यूमंस, ठीक है ना। तो हमें एआई टूल्स यूज करना आने चाहिए, ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा अदनान साहब, आपकी कंपनी है सॉफ्टवेयर अलायंस, अल्लाह इसमें और बरकत दे, तरक्की दे आप लोगों को। तो सॉफ्टवेयर हाउसेस तो लाहौर में और भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो आपका सॉफ्टवेयर हाउस क्या सर्विसेज ऑफर करता है, और अगर कोई स्टूडेंट या ग्रेजुएट्स हैं उनको कैसे पता चलेगा कि यार हमारे लिए कौन सा सॉफ्टवेयर हाउस बेस्ट है और कौन सा अच्छा है, क्योंकि काफी बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं। तो इस सिलसिले में आपका डिफरेंट क्यों है, क्या कर रहे हैं, और एक ओवरव्यू दे सकते हैं लाहौर में ओवरऑल चल क्या रहा है, या आपका सॉफ्टवेयर हाउस क्यों डिफरेंशिएट और समथिंग लाइक दिस, फायदा हो जाए बच्चों का। अच्छा देखिए, इसमें डिफरेंशिएट तो एक बड़ी एक टर्म हो जाएगी कि हाँ जी, क्योंकि हर सॉफ्टवेयर हाउस है वो डिफरेंट डोमेन्स में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो डिफरेंशिएट मैं डिफरेंशिएट नहीं कहता, मैं ये अपना एनवायरनमेंट और यहाँ के हिसाब से बता सकता हूँ कि हमारे क्या प्रोसेसेस हैं, किस तरह से चलते हैं, अच्छा, ठीक है ना। फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए हम बिल्कुल वेलकम करते हैं उनको, ठीक है ना। हमारी कोशिश होती है कि हम बैच हायरिंग करें, फिर उसमें हमारा प्रोसेस है कि हम फुल बैच की वो ट्रेनिंग हम करते हैं, ठीक है ना। जिस डोमेन में उनकी हायरिंग हुई है उससे रिलेटेड जो सीनियर्स हैं, ठीक है ना, वो उनको टाइम देते हैं, ठीक है, और उनकी हम लर्निंग करवाते हैं। फिर उनकी असेसमेंट्स होती हैं डिफरेंट लेवल पे, जो असेसमेंट में अकॉर्डिंग टू पॉलिसी वो क्वालिफाई करते जाते हैं, वो आगे कंटिन्यू करते जाते हैं लीडिंग टू जॉब। और जो क्वालिफाई नहीं भी कर पाते एट सर्टन लेवल, उनसे फिर जो है ना हम ट्राई करते हैं कि क्या उन्हें किसी और डिपार्टमेंट में मूव कर दें, मे बी दे कैन परफॉर्म वेल, या उनसे ट्राई करते हैं पूछने की कि आपको क्या लगता है, अगर इसमें परफॉर्म नहीं कर सकते तो शायद आप किसी और चीज़ में, तो अगर वो शेयर करते हैं तो हम कोशिश करते हैं अपॉर्चुनिटी हो तो दूसरे डिपार्टमेंट में मूव करें। अगर नहीं हो तो देन वी एक्सक्यूज के हो सकता है दिस इज नॉट द राइट प्लेस, लुक फॉर अ राइट प्लेस, ठीक है। तो ये हमारी एक प्रैक्टिस है जो फ्रेशर्स के लिए, ठीक है। तो ये हम करते हैं, और बाकी इंटर्न्स वगैरह भी का क्या सिलसिला है, जो इंटर्न्स होते हैं? जी, ये मैं इंटर्न्स की बात ही कर रहा हूँ। अच्छा, ये इंटर्न्स का बैच हायरिंग होती है फ्रेशर्स की, अच्छा, ठीक है, फिर लीडिंग टू जॉब होती है। लेकिन वो जो इंटर्नशिप 3 साल बाद बच्चा करता है, उसमें भी आपका कोई सॉफ्टवेयर का 3 साल बाद मतलब मींस कि आप जब 3 साल ग्रेजुएशन हो जाते हैं ना, तो लोग इंटर्नशिप में सॉफ्टवेयर कर रहे होते हैं, उस मामले में कोई है आपका? बिल्कुल, मैंने वो कहा कि हम जो है ना 7th सेमेस्टर में, तो जिसके 6 सेमेस्टर कंप्लीट हो गए, अच्छा 6, हाँ 7th ऑनवर्ड हम ये ऑफर करते हैं, क्योंकि हमें पता है आफ्टर 6 जो है ना उनका एक ड्यूरेशन होता है समर वेकेशन का, अच्छा, तो वो एक अच्छा टाइम होता है उनके लिए भी। तो उसमें हमारी कोशिश होती है कि हम उसको प्लान करें और उस ड्यूरेशन में कोई अपॉर्चुनिटीज निकालें, अच्छा, ठीक है ना, लर्निंग के लिए। लेकिन ये फ्रेशर तो तब होता है जब ग्रेजुएट हो जाता है। हाँ जी बिल्कुल, फ्रेशर तो ग्रेजुएट हो गया, लेकिन मैं कह रहा हूँ पॉलिसी, अकॉर्डिंग टू पॉलिसी आफ्टर 6 मंथ दे कैन अप्लाई, ओके, ठीक है ना। हम उनको वेलकम करते हैं कि वो अप्लाई करें, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी है उनके लिए, और कोशिश करते हैं कि हम ड्यूरिंग समर वेकेशन जो टाइमलाइन मोस्टली यूनिवर्सिटी में चल रही है, उसी टाइम में हम जो है ना ये अपना, तो इसमें क्या गेम डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट नॉर्मली क्या चाह रहा होता है? देखिए
डिपेंड करता है कि नीड क्या है। अच्छा। ठीक है ना, तो हम क्लाइंट बेस्ड कंपनी है, वी आर वर्किंग इन ऑल डोमेन्स। ठीक है ना, हम वेब डेवलपमेंट में भी काम कर रहे हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस में हैं, गेमिंग में भी काम कर रहे हैं, AI ML के भी हमारे पास रियल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। ठीक है, और इसी में QA प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन में भी हम इंटर्नशिप्स ऑफर करते हैं। ठीक है ना, कि जिनमें नेचुरली स्किल अगर प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड है, लीडिंग टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो और इसी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन में भी, HR डिपार्टमेंट में भी। तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम जो है ना जो बेस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज हम दे सकते हैं, ठीक है ना, हम वो ओपनिंग्स शो करें। ठीक है, और हायरिंग करें। अच्छा अदनान साहब, बस लास्ट में ये बता दें कि स्टूडेंट्स डिफरेंट लेवल पर होते हैं। एक बच्चा है जिसने अगले साल एडमिशन लेना है किसी कंप्यूटिंग डिग्री में, मैंने देखा अच्छे इंजीनियर्स भी बड़ी अच्छी पोजीशन पर हैं, और कोडिंग वाले जो सॉफ्टवेयर से चला रहे हैं अच्छी पोजीशन पर है माशाल्लाह। कोई भी आप BS करना चाहते हो, इस साल कर रहे हैं, कुछ बच्चे फर्स्ट ईयर में, कुछ सेकंड ईयर में, कुछ ग्रेजुएट होंगे अभी 2026 के अंदर, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप यूथ को कि जो आगे यूनिवर्सिटीज में जाना चाहते हैं, कोई इंडस्ट्री में जाना चाहेगा, इन जनरल अगर आपसे कोई एडवाइस पूछे कि अदनान साहब मैं अभी अगले साल दाखिला लूंगा, या अभी मैं कर रहा हूँ ये डिग्री, या मैं ग्रेजुएट होने वाला हूँ, तो इन जनरल आप क्या टिप देंगे जो कि नॉर्मली उनके लिए फायदेमंद हो जाएगी? असल में हम भी थे इस टाइम में कि जब FSC की, ठीक है ना, तो आगे कोई पाथ इतना क्लियर नजर नहीं आ रहा था कि किस डोमेन में जाना चाहिए। बस जो ट्रेंड चल रहे होते थे, हम भी कहते थे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है ना, या इसी का स्कोप है। बिल्कुल ऐसे जो मेडिकल वाले हैं वो जो ना डॉक्टर बनना, तो वो एक ट्रेंड था। ठीक है ना, हम भी इस प्रोसेस से गुजरे, तो हमें भी बस यही चीजें नजर आती थी कि यही करनी है। ठीक है, अभी टाइम डिफरेंट है। अच्छा, ठीक है ना, अभी आपके पास बड़ी ऑप्शंस हैं। ठीक है ना, अवेयरनेस ज्यादा है पहले से। ठीक है, तो आप अपनी स्किल्स को जज करें। अगेन ये चीज मैंने पहले की है, आप स्किल्स कैसे अपने सब्जेक्ट लेवल पे कर लें कि आप किस किस सब्जेक्ट्स में अच्छे हैं। ठीक है ना, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो डिग्रीज हैं, ठीक है ना, उसमें देखें कि आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं, आप किस में बेस्ट सूट कर सकते हैं, वहां पे जाएं, ना कि ट्रेंड को फॉलो करें। ठीक है ना, ऑल्दो देयर इज ट्रेंड ऑफ IT, समझा जाता है कि IT में स्कोप अच्छा है, पैसा अच्छा है, वो सप्लाई डिमांड वाली बात भी है, सप्लाई एंड डिमांड वाली भी बात है। लेकिन देखिए जिस चीज में आप अच्छे हैं ना, उस चीज में आप कमाल एक्सप्लोर करें। नॉट ओनली कि आपने पैसे के लिए काम करना है, एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन भी होनी चाहिए। ये चीज है, अगर आप किसी ऐसे फील्ड में चले गए, रॉन्ग फील्ड में चले गए हैं, तो आप कर तो रहे होंगे, पैसा भी कमा रहे होंगे, लेकिन वो एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो जैसे मतलब मैंने अगर अपनी एग्जांपल देखूं कि मतलब आई एंजॉय मैनेजिंग, ये तो बस ठीक है ना, पोजीशन पे प्रोजेक्ट्स, टीम्स, डीलिंग विद क्लाइंट्स, कम्युनिकेटिंग विद डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। ठीक है ना, तो आई एंजॉय डूइंग माय वर्क। सो ये नहीं कि लॉन्ग टर्म में आपने कोई स्पेसिफिक काम, आप अगर एंजॉय नहीं कर रहे ना, तो अब लाइफ इज फीलिंग बोरिंग। ठीक है, तो एंजॉय करते हैं तो अपने आपको पता है। वैसे कम्युनिकेशन की बात मुझे याद आया आपसे कि USA का टाइम या डिफरेंट है, अगर USA का क्लाइंट हो तो वो उसके साथ मीटिंग में टाइम, हमारा टाइम डे का होता है जी, उधर दिन रात के टाइम होता है, तो 12-14 घंटे का डिफरेंस है। तो ऐसा क्लाइंट के साथ कैसे करते हैं फिर आप? डिफरेंट टाइम जोन्स के साथ हम भी काम करते हैं, तो वो एडजस्ट करना पड़ता है क्लाइंट्स के साथ। ठीक है, क्लाइंट है तो क्योंकि पहली प्रायोरिटी ये होती है कि क्लाइंट का टाइम डिस्टर्ब ना हो, जो बेस्ट सूटेबल टाइम उनके लिए, हम उसके अकॉर्डिंगली अपनी जो है ना वो टाइम प्लान करें या टीम्स प्लान करें। ठीक है, तो अगर US की आपने बात की, तो US टाइम जोन के साथ फिर ये होता है कि यहाँ पे डे एंड हो रहा होता है, वहाँ पे डे स्टार्ट हो रहा होता है। तो हमारी कोशिश होती है कि उनकी जो मॉर्निंग है उसके अकॉर्डिंगली हम जो है ना अपनी अगर डेली जो है ना वो स्टैंड अप मीटिंग्स हैं क्लाइंट के साथ, ठीक है ना, या फिर वीकली स्टेटसेस मीटिंग होती रहती हैं डिफरेंट, या न्यू क्लाइंट है तो उनके साथ न्यू बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से रिक्वायरमेंट गैदरिंग से रिलेटेड। तो कोशिश होती है कि उनके फर्स्ट इन द मॉर्निंग और हमारे डे एंड, तो इसमें हमारी उनके साथ कम्युनिकेशन हो जाए, तो वो बस मीटिंग्स हो जाती हैं। उसके अलावा जो काम है वो तो फिर हमने प्लान करना है, तो वो तो हमारा फिर नेक्स्ट डे जो मॉर्निंग होती है, ठीक है ना, तो हम उसमें वो सारा काम मैनेज करते हैं। तो इट्स इजी टू मैनेज, कोई इतना हार्ड एंड टफ नहीं है इसमें। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, मोस्टली जो डिपार्टमेंट्स है वो इससे इम्पैक्ट नहीं होते। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन, जिन्होंने मीटिंग्स करनी होती हैं या बिजनेस के लोग हैं उन्होंने करनी होती है। हाँ, इसमें स्पेसिफिकली जो बिजनेस के लोग हैं, बिजनेस डेवलपमेंट के हैं या सेल्स एंड मार्केटिंग जिसे कह लें आप, ठीक है, उनको US जोन के मुताबिक रातों को लेट नाइट बैठना पड़ता है। तो उनके लिए हमने तो ये किया कि हमने लेट नाइट उनकी टाइम डिफरेंट है, क्योंकि उन्होंने US मार्केट के साथ करना है। उनका टाइम यहाँ पे
आफ्टरनून या इवनिंग में हम स्टार्ट करते हैं, ताकि वो लेट नाइट जो उनकी शिफ्ट है वो चलती है, डे में वो रेस्ट करते हैं अपना। तो इस तरह से मैनेज करते हैं, तो इस मैनेजेबल, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अदनान साहब वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। अदनान भाई मेरे दोस्त भी हैं माशाल्लाह, हम 2006 से ही या 5 या 6 से हम इकट्ठे ऐसे है ना। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये एक क्या कहते हैं मेमोरी भी बन गई, एक याददाश्त भी हो गई और आप लोगों के लिए फायदा मंद है। देखिए मेरी कोशिश थी कि इंडस्ट्री एकेडमिया जो गैप है इसको कम किया जाए, और आई हैव प्लान्ड मोर इंटरव्यूज इन द फ्यूचर एज वेल। तो आपको फायदा होगा, अगर कोई बेनिफिट हो तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। कोई चीज़ रह गई हो, आप फील करते हैं कि कुछ मिसिंग है जो आप सर्च करना चाह रहे थे, तो प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अदनान साहब का और इनकी कंपनी का जो लिंक्डइन की है लिंक वो मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी और पिन कमेंट के अंदर भी। सो सी यू सून, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ नासिर। अल्लाह हाफिज़।